हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर कमलाक्ष झा। फर्स्ट और सेकेंड नवंबर 2020 का करंट अफेयर्स का ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। एंड गाइस, आपकी टॉपिक से रिलेटेड एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए यहां पर टॉपिक्स को स्टैटिक पोर्शन यानी कि जनरल स्टडीज के साथ लिंक करते हुए कवर करवाया जाता है, जिससे कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन जो है वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग होती है। तो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक देखना। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को हम लोग कवर करते हैं। इवन काफी सारी मैगजीन जैसे कि ईपीडब्ल्यू डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को कवर किया जाता है, राइट। एंड प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर न्यूज को कवर करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में न्यूज यहां पर कवर की जाती है। एंड गाइस, जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में हम लोग को जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 देखने को मिलता है, तो यहां पर हम लोग उसी के अकॉर्डिंग न्यूज को भी कवर करते हैं। तो आप देख सकते हैं पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइस, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आपको गारंटीड सिलेक्शन चाहिए एग्जामिनेशन में, तो ये जो लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, इन लेक्चर्स को आपको रेगुलरली देखना है और जितने भी इंस्ट्रक्शंस मैं लेक्चर के दौरान आपको प्रोवाइड कराता हूं उसको आपको रिलीजियसली, रेगुलरली और ईमानदारी से फॉलो करना है हर एक चीज को, तभी जाकर गारंटीड सिलेक्शन आपको मिलेगा। एंड गाइस, गारंटीड सिलेक्शन की जो बात है, मैं ये ऐसी दूसरों की तरह हवाबाजी में नहीं करता हूं। इसके बाकायदा मैं आपको प्रूफ भी प्रोवाइड कराता हूं अपने स्टूडेंट्स को। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, उन वीडियोस को देखकर आप प्रूफ जो है वो देख सकते हैं कि जो भी टॉपिक्स मैं आपके रेगुलरली कवर कराता हूं, आप खुद देख सकते हैं कि उन टॉपिक्स में से डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। एंड सेकेंडली गाइस, आई हाईली रिकमेंड यू कि आप मंथली पीडीएफ पेड पैकेज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस पेड पैकेज को ज्वाइन करेंगे तभी जाकर इन लेक्चर्स का पूरा लाभ आपको मिलेगा। एंड इस पेड पैकेज की फीस भी काफी नॉमिनल है, मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ। पूरे महीने का जो चार्ज है, जो फीस है, वो सिर्फ 100 रुपए है। एंड लाभ कैसे मिलेगा आपको, तो वो मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए गाइस, आपको सिर्फ रेगुलर बेसिस पर जो मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूं, सिर्फ उनको देखना है। आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन लेक्चर को देखने के ऊपर होना चाहिए। आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है हैंड रिटन नोट्स बनाने में, क्योंकि अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाओगे तो उसमें आपका काफी सारा टाइम जो है वो चला जाएगा। और करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है जो कि रेगुलर बेसिस पर आती है, राइट। तो आपका रेगुलर बेसिस पर एक तो नोट्स बनाने का टाइम बच जाता है, आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं जनरल स्टडीज के टॉपिक्स पढ़ने में, मैं जो टास्क देता हूं वो करने में, मैं जो होमवर्क देता हूं वो करने में। इसके अलावा ऑप्शनल की आप तैयारी कर सकते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं लास्ट में, कि एक क्वेश्चन देता हूं आपको रेगुलरली। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपका टाइम यहां पर बचता है, राइट। और दूसरी चीज, आपके पास रेडी टू रीड मटेरियल अवेलेबल रहता है। अब देखो, आपको सुबह लेक्चर देखना होता है, रात में आपको सोने से पहले मैं लेक्चर्स के नोट्स आप तक प्रोवाइड करा देता हूं। तो आप सोने से पहले लेक्चर्स के ये नोट्स पढ़ते हैं, तो आपका क्या हुआ, पहली बार रिवीजन हो गया, फर्स्ट टाइम रिवीजन हो गया। इसके अलावा मैं आपको हर संडे को एक कंपाइलेशन देता हूं, पिछले हफ्ते में जितनी भी न्यूज आती है, जितनी भी न्यूज कवर्ड रहती है, जितने भी लेक्चर्स आप देखते हो, उसका एक सिंगल कंपाइलेशन आपको मिलता है, यानी कि एक ही पीडीएफ में पूरे हफ्ते की न्यूज कवर्ड रहती है। तो आपको दूसरी बार मैं पुश करता हूं कि रिवाइज करो, तो यह हो गया आपका दूसरा रिवीजन। और ऐसे ही मैं आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड कराता हूं, जिसमें कि आप तीसरी बार जो है वो रिवीजन करते हैं, राइट। तो अगर आपने एक टॉपिक को 3 बार रिवाइज कर लिया तो मेंस में बैठने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। एंड मुझसे बेहतर आप खुद ही जानते हैं कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्जामिनेशन में, राइट। इसके अलावा इतना ही नहीं मिलता आपको इस पेड पैकेज में, मैं आपको मंथ के एंड में मिनिमम 150 क्वेश्चंस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर बेस प्रोवाइड कराता हूं। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपने पूरे महीने तक, यानी ये क्वेश्चन उन टॉपिक से बनते हैं जो आपने पूरे महीने तक कवर किए हैं, पढ़े हैं, राइट, जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, राइट। तो इससे क्या होता है, आपकी एक बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाती है, जिससे कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजी और इस तरीके की प्रैक्टिस जो है वो मैं आपको इस पेड पैकेज में कराता हूं, जिसकी फीस मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन पर चेक कर सकते हैं कि कैसे आपको इस पेड कोर्स को जो है वो ज्वाइन करना है। एंड गाइज, आप पहले लेक्चर देखिएगा। अगर आप नए आए हैं तो पहले लेक्चर देख लीजिए। अगर मैं जो आपको समझा रहा हूं वो अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। और सेम नाम से टेलीग्राम पर भी एक चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके मुझे ऐड भी कर सकते हैं। सो चलिए गाइस, फिर स्टार्ट करते हैं पेपर 1 की पहली न्यूज से। यहां पर बात हो रही है चिले के बारे में। तो चिले एक कंट्री हम लोग को नजर आती है साउथ अमेरिका के अंदर। ये लोकेशन अपन इसकी देखेंगे तो ये साउथ अमेरिका आपको दिखाई दे रहा है। इसके अगर आप वेस्ट साइड पे देखेंगे तो आपको ये नीचे चिले नाम की कंट्री जो है वो यहां पर नजर आएगी। तो ये कंट्री की लोकेशन हमने देखी, और ये कंट्री न्यूज में इसलिए थी क्योंकि यहां पर एक रेफरेंडम हुआ है। यहां के लोगों ने वोट किया है कि इनको अपने 40 साल पुराने
कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा से रीराइट करना है, यानी कि इनको एक नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना है। इस पर इन्होंने वोटिंग दी है। इन्होंने इवन ये भी वोट किया है कि एक असेंबली होनी चाहिए जिसमें 155 मेंबर्स होने चाहिए जो कि इस नए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे। और कहा गया है कि इस 155 मेंबर की असेंबली के अंदर कोई भी एग्जिस्टिंग या एक्टिव लॉ मेकर्स नहीं होने चाहिए, यानी कि कोई भी पार्लियामेंटेरियन नहीं होने चाहिए यहाँ के, या लेजिस्लेचर नहीं होने चाहिए चिले के, जो कि एट प्रेजेंट हम लोग को देखने को मिलता है। इन्होंने कहा कि ये पूरी फ्रेश बॉडी होगी, इसमें पूरे के पूरे नए लोग होंगे जो कि एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो तैयार करेंगे, और 155 मेंबर की असेंबली होगी जो कि नए कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करेगी। तो हमें जानने वाली बात यह है कि इन्होंने ऐसी बात क्यों कही, क्यों नए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए इन्होंने वोटिंग करी है। तो उसके पीछे का कारण है इनका एग्जिस्टिंग चार्टर, जो एट प्रेजेंट जिसके ऊपर बेस्ड यहां पर रूल्स रेगुलेशंस चलते हैं। तो उस चार्टर को तैयार किया गया था उस समय जिस समय डिक्टेटरशिप देखने को मिलती थी और मिलिट्री लीडर हुआ करते थे पिनोचेट। ये भी आपको याद रखना है थोड़ा सा, ऑगस्टो पिनोचेट, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट हुआ करते थे चिले के। तो याद रखिएगा, चिले से एसोसिएटेड है ऑगस्टो पिनोचेट। कभी कभी स्टेट सिविल सर्विसेज में ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये उस समय डिक्टेटर थे, यहाँ पे मिलिट्री लीडर हुआ करते थे। तो इन्होंने जो यहां पर पूरा चार्टर, पूरे रूल्स रेगुलेशन जो तैयार किए थे, वो सिर्फ इन्होंने अपने फेवर के लिए किए थे, ना कि लोगों के लिए। और इसी पर्टिकुलर चार्टर के चलते आज की डेट में भी चिले के अंदर अन्याय होता है और यहां पर सिचुएशन काफी खराब है। तो यहां के लोग चाह रहे हैं कि एक फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जाए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के हित के लिए हो, लोगों के इंटरेस्ट के लिए हो, ना कि सिर्फ पॉलिसी मेकर के इंटरेस्ट के लिए हो, राइट। तो यहां पर यही चीज बताई गई थी कि पहले भी जो रेफरेंडम हुआ था, प्लेबिसाइट जो हम लोग को देखने को मिली थी, वो भी पूरा फ्रॉड था। यानी कि वहां पर लोगों ने इस प्रकार की कोई वोटिंग ही नहीं करी थी जो रूल्स रेगुलेशंस आज की डेट में देखने को मिलते हैं उसके लिए, बट फ्रॉड तरीके से इसको एक्सेप्ट कर लिया गया और अभी तक ये चलता आ रहा था। तो ये नहीं चाह रहे थे कि ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी तक इनका चलता हुआ आ रहा है, जो रूल्स रेगुलेशन जो अभी तक ये फॉलो करते हुए आ रहे हैं, तो वो ये फॉलो नहीं करेंगे। अब इनको एक नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए जो कि यहाँ के लोगों के हित के लिए हो। तो सिंपल सी चीज है, बस ये आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में रखिएगा। बाकी इसकी लोकेशन मैंने आपको बता दी, राइट। अब पेपर 2 की न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। हालांकि गाइस ये वाला जो टॉपिक था ना, ये भी पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, बट मैंने पेपर 1 में इसलिए लिखा क्योंकि आपको चिले की लोकेशन भी मुझे बतानी थी। बट ये टॉपिक आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर कीजिएगा, ठीक है। अब फाइनली पेपर 2 की न्यूज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर ड्राफ्ट की बात हो रही है और मैंने आपसे हमेशा कहा है जहां पर भी ड्राफ्ट आता है वो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से। बट हाँ, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक ब्रॉड थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि सरकार कोई ड्राफ्ट लेकर आई है तो उस ड्राफ्ट के अंदर क्या क्या चीजें हम लोग को नजर आएगी। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि ड्राफ्ट अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो उसकी वजह भी मैं अपने रेगुलर व्यूअर्स को कई बार बता चुका हूं, बट डेली अपने साथ स्टूडेंट्स जुड़ते हैं। तो गाइस देखो, ड्राफ्ट इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि ड्राफ्ट चेंज होते हैं, क्योंकि ये फाइनल नहीं हुआ है। ये जो बिल हम लोग को कोस्टल शिपिंग बिल 2020 जो देखने को मिल रहा है, इसका ये ड्राफ्ट है, ये फाइनल नहीं हुआ है बिल। ये पार्लियामेंट में टेबल नहीं किया गया, यानी कि पार्लियामेंट में रखा नहीं गया, राइट। तो फाइनलाइज नहीं हुआ ये वाला बिल, और जब तक कोई बिल फाइनलाइज नहीं होता है तब तक उस पर हम लोग डिटेल में स्टडी नहीं करते हैं। बट हाँ, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि सरकार किस डायरेक्शन में काम करने पर फोकस कर रही है। ये चीज पता लगती है ड्राफ्ट वगैरह से। थोड़ा सा अपन आइडिया लेते हैं कोस्टल शिपिंग बिल 2020 का ड्राफ्ट क्या कहता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा इसको इशू किया गया था। ये बिल जो है वो इसके एवज में जो मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 का पार्ट 14 है, उसके एवज में ये रखा जा रहा है, यानी कि उसको रिप्लेस करते हुए ये बिल हम लोग को नजर आ रहा है, देखने को मिल रहा है। इसके अंदर कोस्टल शिपिंग और कोस्टल वाटर्स की डेफिनेशन को ब्रॉड किया जा रहा है, एक्सपेंड किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। और इसमें अब से ट्रेडिंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी इंडियन फ्लैग वेसल्स को, यानी कि जो हमारी इंडियन शिप्स वगैरह जो होती है, जैसे कि हमारी कंट्री है, ठीक है। हमारी कंट्री में आपको बताया गया इसकी काफी सारे हम लोग को पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, मेजर पोर्ट्स भी और माइनर पोर्ट्स तो काफी सारे, राइट। तो हम लोग को पोर्ट्स हमारी कंट्री में देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहां पर एक पोर्ट है हमारी कंट्री में और एक पोर्ट यहां पर मान लेते हैं। तो अगर कोई हमारी कंट्री की शिप इस पोर्ट से इस पोर्ट पर आती है, ठीक है, इंडियन शिप, इंडियन वेसल की यहां पर बात हो रही है, इंडियन फ्लैग वेसल यानी कि हमारी इंडिया की शिप, अगर वो यहां पर आती है तो उनको एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट में सामान को ट्रेड करने के लिए बार बार ट्रेडिंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि एक पोर्ट से अगर सामान दूसरे पोर्ट में जा रहा है तो अगेन फिर से लाइसेंस लेना पड़ता था वहां पे ट्रेड करने के लिए। बट अब कोस्टल ट्रेड के लिए इस प्रकार के ट्रेडिंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है, राइट। जैसे कि ट्रेड को इजी बनाया जा रहा है, तो आप कह सकते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये बेनिफिशियल हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये वाली चीज, राइट। और जितने भी हम लोग को देखने को मिलते हैं पेपर वर्क्स वगैरह और बार बार जो रिक्वायरमेंट्स होती है, क्योंकि देखो अब ट्रेडिंग लाइसेंस चाहिए तो ऑब्वियस ही बात है कि वहां पर अगेन बार बार जो है वो पेपर वर्क्स की आवश्यकता होती है। तो ये सब पूरे जो प्रोविजन है उनको हटाया जा रहा है।
जिससे कि आसानी से ट्रेड जो है वो हो सके इंडिया के अंदर, राइट। और हम लोग वाटरवेज का जो है वो अच्छे से इस्तेमाल कर सके ट्रेड पर्पस के लिए। तो ये चीज है। साथ ही साथ कोस्टल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट और इनलैंड वाटरवेज को इंटीग्रेट करने पर फोकस किया जा रहा है, मिक्स करने पर, राइट। क्योंकि आज की डेट में हम लोग इनलैंड वाटरवेज पर भी फोकस कर रहे हैं। हमारे अंदर, हमारी कंट्री के अंदर काफी सारी नदियां हम लोग को देखने को मिलती है जिनका हम लोग भरपूर उपयोग कर रहे हैं ट्रेड पर्पस के लिए, राइट। जैसे कि ट्रेड जो है वो ज्यादा हो, इंप्रूवमेंट हम लोग को ट्रेड में देखने को मिले। तो इसलिए कोस्टल मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट और इनलैंड वाटरवेज, ये दोनों चीज जो है उसको मिक्स करने पर फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा यहां पर एक प्रोविजन भी हम लोग को देखने को मिलेगा जहां पर नेशनल कोस्टल एंड इनलैंड शिपिंग स्ट्रेटेजिक प्लान भी तैयार किया जाएगा, यानी कि नए नए इस प्रकार के प्लान्स होंगे जो कि इनलैंड शिपिंग और कोस्टल के हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो ब्रॉड चीज हम लोग को यहां पर क्या नजर आ रही है, दो चीज। एक तो आपको फोकस करना है कि ट्रेड पर इंक्रीज किया जा रहा है, कि वाटरवेज के थ्रू जो है वो ट्रेड को हम लोग बढ़ाएं ज्यादा से ज्यादा। दूसरी चीज, इनलैंड वाटरवेज को जो है वो इस्तेमाल करने पर ज्यादा स्ट्रेस डाला जा रहा है, ज्यादा फोकस किया जा रहा है, राइट। और लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हम लोग को आसानी से बढ़ता हुआ नजर आएगा, ट्रेडर्स को इसमें सहायता मिलेगी। तो ये कुछ बेसिक 3-4 पॉइंट्स है, बस उसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए, जनरल आइडिया होना चाहिए, ज्यादा इसमें डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं। जब ये बिल फाइनलाइज हो जाएगा तब मैं आपको और डिटेल में इसके हर एक चीज जो है वो आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर बात करेंगे पेटेंट्स अमेंडमेंट रूल्स 2020 के बारे में। देखो गाइस, पेटेंट वाला जो टॉपिक है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आता है, जो कि आपके जीएस पेपर 3 में टॉपिक है। बट मैंने यहां पर पेपर 2 में इसलिए रखा है क्योंकि यहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर मेनली फोकस किया गया है, राइट। क्योंकि यहां पर जो रूल्स में चेंजेस लाए गए हैं वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर्पस के लिए लाए गए हैं। तो इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस हुए हैं, मतलब कि बेटर आउटपुट जो है वो निकल के आए, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इन्वॉल्व हो, पेटेंट्स वगैरह रजिस्टर कराएं इंडिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग। तो एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़े से चेंजेस हुए हैं, इसलिए मैंने जीएस पेपर 2 में आपके इस टॉपिक को यहां पर प्लेस किया है, राइट। चलो अब इसको समझते हैं, ये पेटेंट्स अमेंडमेंट रूल्स 2020 क्या है। उससे पहले पेटेंट के बारे में एक जनरल अपन जानकारी लेते हैं, पेटेंट्स क्या होते हैं। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर पेटेंट्स आते हैं, कॉपीराइट आता है, ट्रेडमार्क आता है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि पेटेंट, अक्सर आप पेटेंट का नाम सुनेंगे दवाइयों के लिए। जैसे कि आपकी एक कंपनी है, आपने 20 सालों तक मेहनत करके आपने साइंटिस्ट रिसर्चर्स को हायर किया और 20 सालों तक मेहनत करके आपने एक ऐसा फॉर्मूला निकाला, एक ऐसी मेडिसिन निकाली जो कि काफी क्रॉनिक डिजीज जो है उनको खत्म कर सकती है। कोई भी डिजीज को खत्म करने की आपने रिसर्च करके कोई मेडिसिन जो है वो निकाल ली है, ठीक है। अब आपने इस मेडिसिन के ऊपर पेटेंट करवाया। पेटेंट करवाने से आपको क्या फायदा मिलता है, आपको फायदा यह मिलता है कि आपका जो ये प्रोडक्ट है वो आपके अलावा और कोई नहीं बेचेगा, राइट। जैसे कि देखो, दवाइयों के ऊपर दवाई में क्या है उसके पूरे कंपोनेंट्स लिखे रहते हैं। तो अगर आप पेटेंट नहीं कराओगे, अपनी दवाई को सिक्योर नहीं करोगे, अपने प्रोडक्ट को सिक्योर नहीं करोगे, तो कोई और दूसरी कंपनी उस प्रोडक्ट को कॉपी कर लेगी, यानी कि आपके कंपोनेंट्स को कॉपी कर लेगी और वो फिर अपने नाम से उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचेगी। तो इससे क्या हुआ, इससे तो आपका प्रॉफिट में नुकसान हो गया ना। तो आप नहीं चाहोगे कि आपके प्रॉफिट में नुकसान हो, तो इसलिए आप पेटेंट कराओगे कि आप ही के पास पूरा राइट हो कि इस प्रोडक्ट को आप ही बेचोगे, आपकी कंपनी ही बेचेगी, राइट। तो इसके लिए ये इस प्रकार के पेटेंट्स होते हैं। जैसे कि कॉपीराइट्स की बात करें, म्यूजिक के लिए कॉपीराइट होता है। जैसे कि मैं पर्सनल अपना एग्जांपल लेता हूं, मेरा छोटा भाई म्यूजिक प्रोड्यूसर है, तो वो अपने जो भी म्यूजिक निकालता है उसका एक कॉपीराइट वो करवा लेता है, राइट। जैसे कि उसका म्यूजिक अगर कोई भी कॉपी करता है तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई कर सकता है। ऐसे ही सेम ट्रेडमार्क भी हम लोग को देखने को मिलता है, होता है कि ट्रेडमार्क में जैसे कंपनीज वगैरह जो होती हैं वो ट्रेडमार्क रजिस्टर कराती हैं। जैसे कि अगेन मेरा छोटा भाई, उसने अपनी कंपनी का ट्रेडमार्क कराया हुआ है, राइट, कि अगर उसकी कंपनी का नाम कोई और यूज करेगा तो वो सामने वाले के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। तो ये चीज होती है इस प्रकार की कि एक प्रकार से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, आपकी जो प्रॉपर्टी है, उस पर सिक्योरिटी दे दी जाती कि उसका उपयोग सिर्फ आप ही करोगे, आपके अलावा और कोई उसका उपयोग नहीं कर सकता। तो ये बेसिकली इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए इस प्रकार के रूल्स रेगुलेशंस हम लोग को देखने को मिलते हैं। जैसे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इनोवेशन करें, उनके अंदर यानी कि एक सिक्योरिटी रहे कि वो जो भी प्रोडक्ट को इनोवेट कर रहे हैं, जो भी नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर पूरा अधिकार जो होना चाहिए वो उन्हीं का, ओनर का ही होना चाहिए। तो उस चीज को सिक्योर करता है लीगली ये पेटेंट्स वगैरह या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो पेटेंट्स अमेंडमेंट रूल्स 2020 के अंदर मतलब ये जो रूल्स जो नए आए हैं हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो इसमें मेनली जो फोकस किया गया है वो इस पर किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इनोवेट करें चीजों को। इसीलिए नॉर्म्स को रिलैक्स कर दिया, रूल्स रेगुलेशंस को थोड़ा सा रिलैक्स किया है। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए जानना, बट फिर भी मेनली आपको जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स थी, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया दिया। बाकी अमेंडमेंट के अंदर क्या हुआ है, तो रिलैक्स करिए कुछ चीजों को। जैसे कि अब सिर्फ एक ही बार एक कंपनी को फॉर्म 27 फाइल अप करना होगा अपने सिंगल या मल्टीपल
मतलब पेटेंट्स रजिस्टर करने के लिए, यानी कि अपने प्रोडक्ट का मल्टीपल अगर उनको पेटेंट्स रजिस्टर करना है तो भी वो एक सिंगल फॉर्म 27 से पॉसिबल हो पाएगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है पेटेंटी को इस प्रकार की, क्योंकि आपको पता होगा काफी सारी कंपनी एक साथ जो है वो काफी सारे प्रोडक्ट्स अपने रिलीज कर देती हैं, या प्रोडक्ट्स रिलीज करती हैं या उनके सब प्रोडक्ट्स रिलीज करती हैं, राइट। तो उस बीच क्या होता है, कंपनीज को प्रॉब्लम जाती है उनके प्रोडक्ट्स को रजिस्टर कराने में, उनको बहुत समय लगता है, पूरे दस्तावेज वगैरह डॉक्यूमेंटेशन वगैरह उनको सबमिट करने होते हैं, और हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग उनको डिटेल्स देनी होती है। बट अब फॉर्म 27 एक ही सिंगल फॉर्म में पूरी चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि एक ही सिंगल फॉर्म में मतलब एक जो पेटेंटी है उनका जो प्रोडक्ट है वो उसका पेटेंट रजिस्ट्रेशन उनका हो जाएगा। तो ये वाली चीज इसलिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि ये उतना काम का नहीं है अपने लिए, बस इसमें सिंपल सी चीज आपको याद रखनी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इससे फायदा क्या होगा, कंप्लाइंस बर्डन जो है वो रिलैक्स होगा, ईज होगा, और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इनोवेटर जो है वो प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो वो उस प्रोडक्ट को रजिस्टर कराएंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनको ज्यादा दस्तावेज वगैरह नहीं देने पड़ेंगे और ज्यादा समय उनका लगेगा नहीं इन सब चीजों में, डॉक्यूमेंटेशन वर्क में। तो इससे क्या फायदा होगा कि जल्दी जल्दी पेटेंट भी उनका रजिस्टर्ड हो जाएगा। और दूसरी चीज जो है वो बिल्कुल भी अपने काम की नहीं है, जैसे कि इन्होंने बताया कि जो भी जैसे कि कई बार जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलता है तो वो काफी सारे लोग जो है वो लोकल लैंग्वेज में सबमिट करते हैं अपनी, राइट। तो बट ऐसा नहीं है, अब इसको उनको वेरीफाइड इंग्लिश ट्रांसलेशन कराकर सबमिट करना होगा अगर डॉक्यूमेंट उनके प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो। हालांकि ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस सिंपली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस याद रखना कि इस प्रकार के चेंजेस लाए जा रहे हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो अपना पेटेंट रजिस्टर कराएं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो रिलीज करके उनको रजिस्टर करवाएं। क्योंकि इंडिया में यही वाली प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है उसका कल्चर नहीं है, तो उसके कल्चर को हम लोग आज की डेट में बूस्ट कर रहे हैं। तो इससे रिलेटेड आपको कनेक्शन मिल रहा होगा अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। कुछ समय पहले भी हमने बात करी थी कि सरकार का आज की डेट में यही फोकस है कि जितने भी नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जितने भी इनोवेटर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो वो अपने प्रोडक्ट्स को या फिर अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराएं, राइट। क्योंकि आईपीआर के तहत उनको ये राइट्स है उनके पास कि वो अपनी प्रॉपर्टी को, अपने प्रोडक्ट को जो है वो रजिस्टर करा सकते हैं। और ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए भी होती है कि जो भी रजिस्टर्ड प्रोडक्ट जो होता है ना उसका फॉरेन एक्सपोर्ट आसानी से हो जाता है, क्योंकि काफी सारी कंपनी, जैसे एग्जांपल के तौर पर यूएसए की बात करें, यूएसए ऐसे प्रोडक्ट्स को बिल्कुल भी इंपोर्ट नहीं करता है जो प्रोडक्ट रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, क्योंकि उसको डर रहता है कि कहीं कोई कॉपी प्रोडक्ट तो नहीं है, राइट। जिसने भी ये प्रोडक्ट जो है वो भेजा है कहीं किसी और का कॉपी करके तो नहीं भेजा है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वो बिल्कुल भी ऐसे प्रोडक्ट को अलाउ नहीं करती अपनी कंट्री के अंदर जो प्रोडक्ट रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, राइट। तो इससे क्या दूसरा फायदा क्या होगा, दूसरा डायमेंशन क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है कि इससे एक्सपोर्ट में बढ़ावा मिलेगा। तो यही वाली चीज है जिसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए, और इसीलिए ये सब रूल्स में चेंजेस लाए जा रहे हैं। तो देखो, रूल्स में जो आज की डेट में चेंज हुए ना, उसका जो आपको वजह मिलेगी चेंज होने की, वो बैकग्राउंड में प्रीवियस मतलब कुछ दिनों या कुछ महीनों में आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जिससे कि आप लिंकअप कर पाओगे। जैसे कि कुछ महीनों पहले भी अपन ने इस बारे में चर्चा करी थी कि इंडिया के अंदर आईपीआर जो है, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको क्लिक हो गया होगा, मैंने आपको पढ़ाया भी है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का कल्चर हमारे इंडिया में काफी पुअर है। इसी को आज की डेट में बूस्ट किया जा रहा है, और उसका एक चीज हम लोग को जो सामने नजर आ रही है उसी से रिलेटेड वो ये है कि इसमें रूल्स रेगुलेशन में चेंजेस किए गए हैं, रिलैक्स किया गया है कुछ चीजों को, कुछ प्रोविजन को, जिससे कि पेटेंटी जो है उनको फायदा मिले कि वो जल्दी जल्दी अपने प्रोडक्ट्स को रजिस्टर कराए बिल्कुल इजी डॉक्यूमेंटेशन से, राइट। तो इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ेगा इनोवेटर्स के लिए। तो ये था पूरा टॉपिक जिसकी एक जनरल आपको जानकारी होनी चाहिए। अब यहां पर बात हो रही है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के बारे में, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के बारे में। तो इसको मान्यता दी है नेशनल एक्रीडिशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडी और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, कि ये अब एनपीसी जो है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, अब ये इंस्पेक्ट कर सकती है, ये निगरानी रख सकती है, ये ऑडिटिंग कर सकती है। किस चीज के ऊपर? फूड सेफ्टी ऑडिट और साइंटिफिक स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं उनका साइंटिफिक तरीके से उनको स्टोर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, उसका ये निरीक्षण कर सकती हैं, मॉनिटरिंग कर सकती हैं, इंस्पेक्शन कर सकती हैं और ऑडिटिंग कर सकती हैं पूरे कार्य की, कि फूड सेफ्टी पर जगह जगह पर ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा। तो इस पर ये काम करेगी, ये इस चीज के लिए इसको मान्यता प्राप्त है अब। और इसकी मान्यता जो है वो 3 सालों के लिए हम लोग को देखने को मिल रही है, 3 इयर्स के लिए है ये इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ऑडिट का काम करेगी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए, जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स होते हैं, फूड बिजनेस में जिनका ऑपरेशन हम लोग को देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो फूड स्टोरेज वेयर हाउसेज होते हैं, यानी कि जिन वेयर हाउसेज पे फूड्स वगैरह रखे जाते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स रखे जाते हैं, तो वहां पे जाकर ये निरीक्षण करेगी, निगरानी करेगी, चेक करेगी कि प्रॉपर तरीके से फूड को स्टोर किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा।
फूड सेफ्टी पर ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा। तो ये वाली चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिल रही है। और ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स फूड सेफ्टी ऑडिटिंग रेगुलेशन 2018 और वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी रूल्स 2017 के तहत ये पूरे कार्य जो है वो कंडक्ट करेगी। तो इसके बारे में एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। और एनपीसी के बारे में थोड़ी बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा 1958 में। एक ऑटोनॉमस मल्टीपार्टाइट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये याद रखना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज आपसे डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है कि एनपीसी क्या है, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल क्या है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपको याद रखना है, गैर लाभकारी संगठन। और ये टोक्यो की एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी फाउंडिंग मेंबर है। तो इसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा जो है वो हम लोग को इंडिया के अंदर एनपीसी देखने को मिलती है। यानी कि जो कार्य एशिया लेवल पर एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का होता है तो वो नेशनल लेवल पर एनपीसी वो काम जो है वो कंडक्ट करती है, राइट। तो ये चीज आप लोग को इसके बारे में एक जनरल जानकारी होनी चाहिए। बस सिंपली बस जितनी चीज मैंने आपको बताई उतना सफिशिएंट है, उससे बाहर का आपसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब इस न्यूज में बात की जा रही है कर्नाटका स्टेट सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 2020 के बारे में। उसका एक ड्राफ्ट हम लोग को नजर आ रहा है। इस ड्राफ्ट के अंदर काफी सारी चीजें हैं जिनमें से जैसे कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको किसी प्रकार का ड्रग्स का या स्मोकिंग का या ड्रिंकिंग का इस तरीके की एक्टिविटीज जो है उनको नहीं करनी चाहिए। और उनको ड्रेसअप जो है वो प्रॉपर डिसेंट मतलब होना चाहिए, इनको जो ड्रेस होना चाहिए वो प्रॉपर डिसेंट होना चाहिए उनकी पोस्ट के अकॉर्डिंग, राइट। जैसे कि उनकी अगर नॉन यूनिफॉर्म वाली पोस्ट है तो वो जो पहन रहे हैं कपड़े वगैरह तो वो डिसेंट होने चाहिए, राइट। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है। डाउरी वगैरह में उनको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिकली रूल्स रेगुलेशंस उनके लिए बनाए गए हैं। कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है, तैयार किए गए। इसमें एक दो चीजें इस प्रकार की भी है कि सिविल सर्वेंट्स हैं वो फॉरेन टूर्स पे नहीं जा सकते, प्राइवेट फॉरेन टूर्स पे बिना कंपीटेंट अथॉरिटी के परमिशन के। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि वो मूवीज टेलीविजन पे एक्ट नहीं कर सकते, एक्टिंग नहीं कर सकते, राइट। और यहाँ पर यह भी कहा गया कि स्टेट या फिर यूनियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उनके अगेंस्ट क्रिटिसिज्म रेज नहीं कर सकते। और जब कोई भी बुक का पब्लिशिंग इवेंट होता है तो उसमें भी वो स्पॉन्सर नहीं कर सकते, या रेडियो प्रोग्राम्स पे किसी भी मीडिया को या किसी भी टेलीविजन सीरियल्स वगैरह को वो स्पॉन्सर नहीं करेंगे। तो ये कुछ रूल्स रेगुलेशन जो है वो कर्नाटक के अंदर सिविल सर्वेंट्स के लिए बनाए गए हैं। यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट एक प्रकार का हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो जिसके बारे में आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए, सिर्फ सिंपल सी चीज है। अब इस न्यूज की बात करें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। बताया जा रहा है कि अब एनसीआर में एयर क्वालिटी को मैनेज करने के लिए एक कमीशन सेटअप किया जाएगा। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया है एक ऑर्डिनेंस को, और एक कमीशन सेटअप करने पर यह ऑर्डिनेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है जो एनसीआर क्षेत्र में एयर क्वालिटी को मैनेज करने को लेकर है। द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑर्डिनेंस 2020 ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया है सेंटर के द्वारा। और इसके अंदर बताया जा रहा है कि एक चेयरपर्सन हम लोग को देखने को मिलेंगे जो कि सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी की रैंक के होंगे। ये एक परमानेंट बॉडी के तौर पर होगी। इसमें 20 से ज्यादा मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। यहां पर सेक्रेटरी होंगे यानी कि एक आईएएस ऑफिसर होंगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। 5 सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे जो कि एक्स ऑफिशियो मेंबर के तौर पर होंगे। 2 ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिशियल होंगे जो कि फुल टाइम मेंबर्स के तौर पर हम लोग को नजर आएंगे। और इसमें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसरो, एयर पोल्यूशन एक्सपर्ट्स और 3 रिप्रेजेंटेटिव भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नजर आएंगे। यानी कि इन सब बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स भी हम लोग को देखने को मिलेंगे। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के भी रिप्रेजेंटेटिव इसके अंदर मौजूद होंगे, यानी कि इस कमीशन के अंदर, जो कि एयर क्वालिटी को मैनेज करने के ऊपर बेस्ड है। तो देखिए गाइस, आप लोग को ऑलरेडी पता ही है कि दिल्ली के अंदर पोल्यूशन का लेवल कितना हम लोग को नजर आ रहा है, हाई देखने को मिल रहा है, राइट। तो अब ये एक सीरियस कंडीशन हो गई है, तो इसीलिए ये परमानेंट बॉडी को सेटअप करने पर फोकस किया है, क्योंकि दिल्ली के अंदर एयर पोल्यूशन अब सिर्फ टेम्पररी नेचर का नहीं रहा है, अब वो परमानेंट तौर पर आ गया है, और इसको जल्दी से जल्दी रिड्यूस करना जो है वो प्रायोरिटी है। तो इसीलिए ये कमीशन जो है वो तैयार किया गया है। यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव होंगे और भी काफी सारी मिनिस्ट्रीज के, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। तो इन सब मिनिस्ट्री के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। इसका अधिकार क्षेत्र की बात करें, ये कमीशन का अधिकार क्षेत्र कहां पर होगा, तो पूरे के पूरे एनसीआर क्षेत्र पर तो होगा ही होगा, साथ ही साथ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के एरियाज भी इसमें इंक्लूडेड है, राइट। और यहां पर काम किया जाएगा एयर पोल्यूशन के मैटर के ऊपर, और साथ ही साथ सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनके साथ मिलकर जो है वो काम किया जाएगा। और साथ ही साथ रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट जो है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनके साथ मिलकर
कार्य किया जाएगा एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के ऊपर, एयर पोल्यूशन को मैनेज करने के ऊपर, एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के ऊपर। और क्या इस बॉडी के पास कोई पीनल पावर होगी, यानी कि क्या ये बॉडी जो है वो दंड दे सकती है, पेनाल्टी इंपोज कर सकती है? तो हाँ, इस बॉडी के डायरेक्शंस को जो भी फॉलो नहीं करेंगे तो उनको, जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखें कि कोई इंडस्ट्री है, वो ऐसे एरिया पर सेटअप हो गई है जो कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, जहां पर मना किया था कि इस क्षेत्र पर इंडस्ट्री सेटअप नहीं होगी, तो वो इंडस्ट्री अगर सेटअप हो गई उस क्षेत्र पर, तो 1 करोड़ रुपए तक का फाइन जो है वो उस इंडस्ट्री के मालिक को देना होगा, और साथ ही साथ 5 साल तक की सजा भी उसको सुनाई जा सकती है। तो इतनी ह्यूज पावर है, और पेनाल्टी 1 करोड़ तक की ये चार्ज कर सकती है, इतनी इसके पास पावर हम लोग को नजर आ रही है इस बॉडी के पास, राइट। अगर जो भी इस बॉडी के नियम, रूल्स, रेगुलेशंस, कानून का उल्लंघन करते हैं, यानी कि इस बॉडी के दिए गए डायरेक्शंस का उल्लंघन करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये वाली चीज भी है इसके अंदर। बट इसके अलावा एक सवाल यह उठता है कि हमारे पास ऑलरेडी एनवायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी है, फिर भी हम लोग ये कमीशन क्यों लेकर आए? तो ईपीसीए एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर बॉडी जिसको कानून के द्वारा बनाया गया हो, उसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है ईपीसीए। इसको जो वैधता मिली है, लेजिटिमेसी जो इसको मिली है, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के थ्रू मिली है। एक केस था एयर पोल्यूशन के ऊपर, जिसका जजमेंट हम लोग को देखने को मिला था, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। उसी के पार्ट के तौर पर ये ईपीसीए सामने नजर आई। और ईपीसीए जो है उसको कोई लीगल फ्रेमवर्क का सपोर्ट नहीं है, यानी कि एक कानून के द्वारा ये बनाई नहीं गई है, किसी कानून का इसको सपोर्ट हम लोग को नहीं देखने को मिलता, राइट। यानी कि इसके बैकग्राउंड पर कोई कानून नहीं है, किसी रूल्स रेगुलेशंस कानून के आधार पर नहीं काम करती है। बट हाँ, ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि फाइन्स इंपोज कर सकती है अगर कोई भी इंडिविजुअल इसके रूल्स रेगुलेशंस डायरेक्शंस को अगर फॉलो नहीं करेंगे, इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन, तो ये फाइन इंपोज भी कर सकती है और डायरेक्शंस दे सकती है, गाइडलाइंस वगैरह जो है वो जारी कर सकती है, राइट, सरकार को। और दूसरी स्टेट में भी अपनी गाइडलाइंस, रूल्स रेगुलेशन जो है वो जारी कर सकती है। और इसका कोई स्टेट रिप्रेजेंटेटिव नहीं हम लोग को देखने को मिलता है। इसके सिर्फ 2 ही परमानेंट मेंबर्स हम लोग को नजर आते हैं, देखने को मिलता है। इसके अलावा गाइस, ये जो नया कमीशन बनाने की जो बात की जा रही है, उससे जुड़ी क्या आलोचनाएं हैं, क्या कंसर्न्स हैं, क्या क्रिटिसिज्म है, चिंताएं क्या क्या है, तो वो पूरी चीज अपन देखते हैं। तो देखो, इसमें सिंपल सी चीज आपको ये याद रखनी है कि हमारी कंट्री के अंदर ऑलरेडी इतनी सारी बॉडीज हैं, इतने सारे हम लोग ने कानून ऑलरेडी बनाए हुए हैं, राइट। एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के ऊपर नए नए प्रोग्राम्स हम लोग को देखने को मिलते रहते हैं, नई नई इनिशिएटिव्स आते रहते हैं, बट फिर भी एयर क्वालिटी क्यों इंप्रूव नहीं हो रही है, राइट। जैसे कि अभी ये जो कमीशन बनाया जा रहा है वो किस लिए बनाया जा रहा है? एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए बनाया जा रहा है, राइट। बट हमारे ऑलरेडी इतनी सारी, हमने देखा कि समय समय पर इतने रूल्स रेगुलेशंस आते रहते हैं। पिछले कई सालों से आप उठा के देख लो न्यूज़पेपर, आपको नए नए इनिशिएटिव देखने को मिल जाएंगे, नए नए प्रोग्राम्स देखने को मिल जाएंगे, बट स्थिति वहीं की वहीं है। क्यों वहीं की वहीं है स्थिति? ये है आपका आंसर, इंप्लीमेंटेशन। कानून तो बन जाते हैं बट उस कानून को लागू नहीं किया जाता, प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है, इंप्लीमेंट नहीं होते वो कानून, राइट। इंप्लीमेंटेशन एक बड़ी वजह है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जिसके चलते जितने भी रूल्स रेगुलेशंस कानून हम लोग बनाते हैं, ऑर्डर्स निकलते हैं, जितने भी इनिशिएटिव्स लेते हैं, प्रोग्राम्स निकलते हैं, वो पूरे इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि उसको प्रॉपर तरीके से लागू नहीं किया जाता पूरी चीजों को। यानी कि सिर्फ ये सब चीजें ऑन पेपर ही बनती हैं, और ऑन पेपर बनने के बाद ऑन फील्ड जो है वो इसका एग्जीक्यूशन नहीं होता है। बहुत ही कम इसका ऑन फील्ड एग्जीक्यूशन, इंप्लीमेंटेशन हम लोग को देखने को मिलता है। तो अगर फोकस किया जाएगा इंप्लीमेंटेशन पर, एग्जीक्यूशन पर, तो नई बॉडी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और जो अभी बॉडी जो बन रही है, अगर ये भी अपनी गाइडलाइंस जारी करती है, डायरेक्शन जारी करते हैं, और उस डायरेक्शन को अगर फॉलो नहीं किया जाएगा, इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, लागू नहीं किया जाएगा, तो भी वो सेम चीज वैसी की वैसी रहेगी। ऑन पेपर पूरी चीजें रहेंगी, ये कमीशन जो है वो ऑन पेपर अपना काम करेगा, बट रियल ऑन फील्ड जो है वो काम नहीं हम लोग को देखने को मिलेगा। तो यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है, और इसी से जुड़ी ये आलोचना, चिंताएं हम लोग को देखने को मिली। जैसे कि आप खुद देखो ना, हमारे पास एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसके कितने ऑर्डर्स, रूल्स, रेगुलेशन समय समय पर आते रहते हैं। सीबीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें या स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें, तो ये भी अपने डायरेक्शन समय समय पर फॉलो करती रहती है, बट इसके डायरेक्शन को लागू नहीं किया जा रहा, इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा, एग्जीक्यूशन इसका नहीं हो रहा। तो दैट्स व्हाई स्थिति वही की वही है ना। तो ये चीज आपके मेन आंसर के लिए इंपॉर्टेंट, जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और अभी क्या करना चाहिए? तो अभी जो चीज मैंने आपको बताई, इंप्लीमेंटेशन, जितने भी पुराने प्रोग्राम्स है उसको अगर मतलब सही तरीके से अगर इंप्लीमेंट किया जाएगा, लागू किया जाएगा, जैसा वो प्लान डिसाइड किया गया है, जैसा वो फ्रेमवर्क बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंग अगर पूरी चीज प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट की जाएगी, तो ऑटोमेटिकली अच्छे रिजल्ट हम लोग को नजर आएंगे, देखने को मिलेंगे, राइट। तो ये चीज है, इसके बारे में आप लोग को जो है वो सिर्फ जनरल इसकी जानकारी होनी चाहिए। बाकी व्हाट नीड्स टू बी डन, तो इसमें देखो यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि थोरो रिव्यू करना चाहिए वेरियस कानून को और वेरियस इंस्टीट्यूशन को।
अब कानून और इंस्टीट्यूशन को रिव्यू करने से बेटर है कि जो ऑलरेडी प्रोग्राम्स बनाए गए हैं उनको इंप्लीमेंट करने पर ध्यान दो, उनको चेक करो कि रियल टाइम बेसिस पर वो प्रोग्राम जो है वो ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो कानून बनाया गया उसके अकॉर्डिंग पूरा कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा, राइट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाली चीज तो आप अपने हिसाब से लिखेंगे, यहाँ पर जो थ्योरी लिखी हुई है वो उस पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। जो चीज मैंने आपको बताई इंप्लीमेंटेशन, इस पर आपको स्ट्रेस देना है मेनली अपने आंसर के ऊपर। और ये इंप्लीमेंटेशन वाली जो चीज है या एग्जीक्यूशन वाली जो चीज है आप अपने बहुत सारे आंसर में दे सकते हो, ना ही सिर्फ एयर क्वालिटी, बाकी जैसे और भी, जैसे जो गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें भी आप ये चीज मेंशन कर सकते हो। एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम आ रही है कि प्रोग्राम्स, रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसीज तो बन जाती है बट वो लागू नहीं हो रही, उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज है जिसके बारे में एक आपको जनरल आइडिया होना चाहिए। अब देखिए यहां पर बात हो रही है डैम रिहैबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के बारे में, ड्रिप प्रोजेक्ट के बारे में। नाम से ही समझ में आ रहा है डैम जो है उनको मैनेज करना है हमारी कंट्री के, उनको इंप्रूव करना है, ये देखना है कि कहीं डैम के अंदर कोई इशू तो नहीं है। क्योंकि देखो गाइस, डैम अगर टूट जाता है, उसके अंदर कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है तो इसका जो पानी का जो फ्लो है वो एकदम से बाहर आएगा, और एकदम से बाहर आएगा तो डैम के आसपास रहने वाले जो एरियाज है, रेसिडेंशियल एरिया, वहां पर डैमेज होगा, लोगों की जान जाने का बहुत बड़ा खतरा है, और दूसरे प्रॉपर्टी डैमेज होगी। और इतना ही नहीं, यहां पर पूरी इकोलॉजी है वो डैमेज हो जाएगी, यहां पर रहने वाले स्पीसीज मर सकते हैं, जो प्लांट्स हैं वो खराब हो जाएंगे पूरे के पूरे इस क्षेत्र में। तो एक डैम फटने से बहुत बड़ा एक खतरा हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो इसी को रोकने के लिए ड्रिप प्रोजेक्ट हम लोग को नजर आ रहा है, देखने को मिल रहा है। कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है ड्रिप प्रोजेक्ट के फेज 2 और फेज 3 का। यहां पर ड्रिप प्रोजेक्ट के लिए इवन फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा, AIIB के द्वारा। 10 सालों का ये पूरा ड्रिप का प्रोजेक्ट है, 2021 से लेकर मार्च 2031 तक का है। बट इसके जो 2 फेजेस हैं वो 6-6 साल के हैं। अब आप बोलोगे सर 10 साल का पीरियड और 6-6 साल के 2 फेजेस यानी कि 12 साल हो गए, तो इसका जो 2 साल है वो ओवरलैप करेंगे, यानी कि फेज 2 और फेज 3 दोनों के लिए हम लोग को 2 साल बीच के देखने को मिलेंगे जिस पर कार्य किया जाएगा, राइट। तो ये चीज यहां पर है। और ड्रिप फेज 2 और फेज 3 के अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो इंप्रूव करना है डैम की सेफ्टी और उसके परफॉर्मेंस को, सस्टेनेबल तरीके से एक चीज की जानी है। डैम सेफ्टी इंस्टीट्यूशनल सेटअप को स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है। इसके अलावा कुछ सिलेक्टेड डैम्स के लिए एक इंसिडेंटल मीन, ऑल्टरनेटिव इंसिडेंटल मीन जो है वो हम लोग को एक्सप्लोर करना है, उसका पता लगाना है, जिसके चलते इंसिडेंटल रेवेन्यू जनरेट किया जा सके, राइट। सस्टेनेबल ऑपरेशन के लिए और डैम के मेंटेनेंस वगैरह के लिए, यानी कि कुछ कुछ ऐसे डैम्स है जिसमें हम लोग को एक्स्ट्रा रख रखाव की आवश्यकता है, एक्स्ट्रा मेंटेनेंस की उसकी आवश्यकता है, राइट। तो उसके लिए हम लोग को अलग से रेवेन्यू जो है वो जनरेट करते हुए वहां पर जो है वो लगाना है, और इसी के आइडिया जो है वो एक्सप्लोर करना है नए नए, कि कैसे ऑल्टरनेटिव तरीके से हम लोग और मतलब कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से और बेटर तरीके से डैम को जो है वो हम लोग बेटर कर पाए, उसका मैनेजमेंट कर पाए। तो इस पर फोकस करना है। इस स्कीम की क्यों आवश्यकता है, इस प्रकार की ड्रिप स्कीम की, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया पूरे दुनिया भर में तीसरे नंबर पर आती है आफ्टर चाइना एंड USA, राइट। इंडिया के अंदर 5334 बड़े बड़े डैम हैं जो कि आज की डेट में अंडर ऑपरेशन है, और 411 डैम्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, उनको बनाया जाने वाला है, और वो उस पर काम चल रहा है, राइट, वो कंप्लीट होने वाला है। और काफी हजारों की मात्रा में छोटे छोटे डैम्स हमारी कंट्री में हम लोग को देखने को मिलता है, और काफी पुराने हैं, काफी सालों पुराने ये डैम्स हैं जिनकी प्रॉपर टाइम पर मरम्मत की सख्त आवश्यकता है, और अगर मरम्मत नहीं की गई तो बड़ा एक हादसा जो है वो हो सकता है। इसकी चिंता, इस चीज को लेकर कंसर्न हम लोग को देखने को मिलता है, जिसके चलते ड्रिप की काफी ज्यादा आवश्यकता है। और इंडियन डैम्स और रिजर्वायर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमिक एंड एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए, आप सभी लोग जानते हैं। और इसके अलावा यहां पर 300 बिलियन क्यूबिक मीटर का पानी हर साल जो है वो स्टोर किया जाता है इन डैम्स के अंदर, यानी कि डैम्स हमें वाटर सेफ्टी की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कराते हैं कि हमारी कंट्री में जो है वो पानी की समस्या ना हो, कमी ना हो, इसलिए इन डैम्स में बहुत भारी मात्रा में पानी जो है वो स्टोर किया जाता है, राइट। इसके अलावा ये डैम्स जो है गाइस वो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग को देखने को मिलती है इनके एसेट मैनेजमेंट और सेफ्टी पर्पस के लिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक डैम का फेलियर होता है हम लोग को नजर आता है, यानी कि डैम अगर फट गया अगर, तो ह्यूमन लाइफ का नुकसान होगा, प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, इकोलॉजी को डैमेज होगा, जो चीज मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में समझाई थी। इसके अलावा ड्रिप प्रोजेक्ट की बात करें, ड्रिप प्रोजेक्ट 2012 में लॉन्च किया गया था सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा वर्ल्ड बैंक के असिस्टेंस के साथ, याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता ही दिया कि सेफ्टी और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कंडक्ट करना है डैम्स वगैरह के सस्टेनेबल तरीके से, स्ट्रेंथन करना है डैम सेफ्टी इंस्टीट्यूशनल सेटअप को, राइट। और स्टेट और इंप्लीमेंटिंग एजेंसी की पार्टनरशिप के साथ ये पूरी चीज जो है वो की जानी है, राइट, जैसे कि डैम्स को बेटर किया जा सके, अच्छा किया जा सके। फेज 1 जो था इस प्रोजेक्ट का, उसमें 7 राज्यों
के 223 डैम्स को कवर किया गया, यानी कि 223 डैम्स की मरम्मत वगैरह की गई, उसको मेंटेन किया गया सस्टेनेबल तरीके से। यहाँ पर धर्मा भी हम लोग को देखने को मिला था, डैम हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन मॉनिटरिंग, जो कि एक सिस्टम है कि डैम की हेल्थ है उसको मॉनिटर करने के लिए कि डैम जो है वो कितना कमजोर हो रहा है या डैम को कब कब समय समय पर मरम्मत की आवश्यकता है। तो ये पूरी चीज को मॉनिटर करने के पर्पस के लिए धर्मा जो है वो एक सिस्टम हम लोग को देखने को मिला, जो कि आज की डेट में 18 राज्यों के द्वारा यूज किया जा रहा है। इसके अलावा सेस्मिक हजार्ड एनालिसिस इंफॉर्मेशन सिस्टम ये भी डेवलप किया गया था, जो सेस्मिक एक्टिविटीज होती है ना, अर्थक्वेक वाली, इस प्रकार की एक्टिविटीज, क्योंकि अगर अर्थक्वेक होता है और वहां पर डैम्स के पास अगर अर्थक्वेक हुआ तो उसका बहुत बुरी स्थिति उसमें हो सकती है। तो ऐसे बेसिकली सेस्मिक सिस्टम्स वगैरह यहाँ पर इंस्टॉल किए गए, जिसके चलते पता लगाया जा सके एडवांस में कि वहां पर कोई मतलब अर्थक्वेक आने की कोई संभावना तो नहीं है, जिससे कि वहां पर आसपास के क्षेत्र को खाली किया जा सके, क्योंकि एकदम से अर्थक्वेक आया तो वो डैम फटने की संभावना हो जाती है, और अगर डैम फट गया तो ऑब्वियसली बात है कि पूरी स्थिति जो है वहां की खराब हो जाएगी, लाइफ को नुकसान होगा, ह्यूमन एनिमल्स प्लांट्स को नुकसान होगा, राइट, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाएगी, पूरी इकोलॉजी जो है वो डैमेज हो जाएगी। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है। उससे बचने के लिए जो है वो फेज 1 में बहुत सारी इस प्रकार की चीज की गई। अब फेज 2 और फेज 3 हम लोग को इसका देखने को मिलेगा, जिसका अप्रूवल मिल चुका है। कि उसकी बात करें गाइस तो बताया जा रहा है कि लद्दाख के फॉर्मर बीजेपी एमपी हैं, इनका कहना यह है कि चाइनीज सोल्जर ने कब्जा कर लिया है इंडियन टेरिटरीज के ऊपर फिर से, और इन्होंने फिंगर 2 और फिंगर 3 के ऊपर कब्जा हासिल कर लिया है, जो कि हम लोग को पैंगोंग सो लेक की नॉर्थ बैंक पर देखने को मिलती है। आप देखो, ये है पैंगोंग सो लेक, और यहां पर इस प्रकार का स्ट्रक्चर हम लोग को ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। आप देखो, ये आपको ऐसा जो स्ट्रक्चर पूरा दिखाई दे रहा है, राइट, जैसे कि ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये एक मिनट रुकिएगा, ये 4 नंबर है। तो जैसा मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं उस स्ट्रक्चर से आपको क्या लग रहा है? फिंगर टाइप की नहीं दिख रही है आपको? उंगलियों टाइप का ये स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा है, राइट? तो ये इस स्ट्रक्चर के कारण इसका नाम फिंगर पड़ा हुआ है, ठीक है? तो ये चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो अभी बताया जा रहा है कि फिंगर 2 और फिंगर 3 के ऊपर कब्जा जो है वो किया है किसने? चाइना ने कब्जा किया है। अब देखिए, यहां पर इन्होंने ये भी कहा है कि इंडियन सोल्जर्स यहां पर जो रह रहे हैं वो टेंट्स वगैरह पे रह रहे हैं, वहां पर उनकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और वहां पर सब जीरो कंडीशंस हम लोग को नजर आती है, देखने को मिलती है, राइट? तो ये जो है वो बहुत ही बुरी हालात में जो है वहां पर रह रहे हैं, उस चीज पर इन्होंने बताया फॉर्मर बीजेपी एमपी के द्वारा। बट ये वाली चीज अभी अपने लिए इतने काम की नहीं है। मेनली जो चीज काम की शुरू हो रही है वो अब हो रही है, ध्यान से सुनिएगा। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आप सभी जानते हैं, इंडिया और चाइना के बीच में ये बाउंड्री हम लोग को देखने को मिलती है, सेपरेट करती है इंडिया को और चाइना को, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और एक तरफ इंडियन ट्रूप्स और दूसरी तरफ चाइनीज ट्रूप्स हम लोग को देखने को मिलते हैं 1962 से, राइट? और ज्यादातर ये पूरी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये जमीन पर है, लैंड पर है, भूमि पर है, सिवाय पैंगोंग सो लेक को छोड़कर, राइट, जो कि पानी के ऊपर से होकर गुजरती है। जैसे कि अगर आप देखेंगे यहां पर, तो आपको ये यहां पर एक 4 पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि एक जो है वो लाइन होती हुई जा रही है, राइट? अब देखो, अब यहां पर इसकी फिंगर्स की इंपॉर्टेंस क्या है वो भी मैं आपको समझा दो। पैंगोंग सो लेक को लेकर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, ये फिंगर 2 है, ठीक है? अब ये फिंगर 2 से ये लाइन जा रही है और ये क्रॉस करेगी, ठीक है? अब यहां पर डिसाइड होगा कि ये फिंगर 2 क्यों बताया गया है, क्योंकि ये पॉइंट करती है। अब आप देखो, लेक के ऊपर से जा रही है ना लाइन, इस पर ध्यान दो। जैसे अगर फिंगर 3 की मैं बात करूं या फिंगर 4 की मैं बात करूं, तो आप देखो लेक के ऊपर से क्रॉस होकर ये लाइन जा रही है। तो यहां पर ये जो लेक है, ये सिर्फ इकलौता ऐसा एरिया देखने को मिलता है जो कि लैंड बेस्ड नहीं है, जिसमें इंडिया और चाइना जो है उनके बीच में विवाद होता है। जैसे कि ये जो टेरिटरी है, इन लोग क्या करते हैं, इस चीज को आगे आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि ये 4 नंबर है, अब हमने 5 कर दिया, मतलब हमारा कंट्रोल जो हो गया वो इस पूरे क्षेत्र पर हो गया। वैसे ही हम लोग अगर 6 पे चले जाएंगे तो हमारा कंट्रोल जो है वो और बढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार से जो ये सोल्जर्स होते हैं वो इस प्रकार से ऑक्यूपाई करते हैं, कब्जा करते हैं इन टेरिटरीज के ऊपर, जिससे कि पैंगोंग लेक भी इसी के एडजेसेंट पर हम लोग को नजर आती है, इसी के अपोजिट पे हम लोग को, मतलब बिल्कुल सीधे ये लाइन निकल जाती है। और ये लाइन जो है वो मतलब पैंगोंग सो लेक से होकर गुजरती है, इसीलिए पैंगोंग सो लेक जो है वो उस लेक का कितना पोर्शन किसके पास जाएगा वो ये फिंगर्स डिसाइड करते हैं। तो ये कंसेप्ट अच्छे से याद रखना कि ये फिंगर्स यहां पर क्या डिसाइड करते हैं कि पैंगोंग सो लेक जो है उसका कंट्रोल, कितना कंट्रोल किस कंट्री के पास होगा, राइट? तो ये वाली चीज है। तो इस पर भी अभी आपको पता लगेगा, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी जब आप आगे पढ़ोगे और मैं आपको बताऊंगा। तो राइट, तो दोनों साइड्स के बीच में ये विवाद चलता ही रहता है कि बार बार ये अनाउंस करते रहते हैं कि कौन सा साइड जो है वो किस कंट्री का है, राइट? और इंडिया के पास 45 किलोमीटर का स्ट्रेच है पैंगोंग सो लेक का, और फिर बाकी का बचा हुआ चाइना के पास है। और लेक मतलब सेक्शंस पे डिवाइडेड है, जिसको फिंगर्स कहा जाता है। और इसके 8 सेक्शन है, जैसे मैंने भी आपको बताया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8,
इसके टोटल 8 सेक्शंस हम लोग को नजर आते हैं, देखने को मिलते हैं, जो कि इंडिया और चाइना के बीच में विवाद का हिस्सा जो है वो बने हुए हैं, राइट। और उन दोनों की डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है कि कहां से एलएसी पास होकर गुजरती है, राइट, यानी कि पास होती है। और इंडिया ने मेंटेन किया हुआ है एलएसी जो है वो फिंगर 8 से पास होती है, यानी कि हम लोग ने बोला है कि एलएसी जो है वो फिंगर 8 से पास होती है। और फिंगर 8 के बाद हम लोग को देखने को मिलता है कि चाइना की फाइनल मिलिट्री पोस्ट हम लोग को नजर आती है। और इंडिया के जो ट्रूप्स हैं, सोल्जर्स हैं, वो पेट्रोलिंग करते हैं, गश्त लगाते हैं, ज्यादातर पैदल यानी कि फुट पर ही हम लोग को इनकी पेट्रोलिंग वगैरह देखने को मिलती है। और वहां पर उसके टेरेन के कारण यानी कि उस प्रकार का एरिया है जहां पर आप व्हीकल्स वगैरह को ले जा नहीं सकते। तो फिंगर 8 तक जो है वो फुट पर हम लोग को इंडियन सोल्जर जो है वो देखने को मिलते हैं कि वो जाकर वहां पर निगरानी रखते हैं, राइट, वहां पर पेट्रोलिंग वगैरह कंडक्ट करते हैं। और इंडियन फोर्सेस जो है उसका एक्टिव कंट्रोल हालांकि हम लोग को फिंगर 4 के बाद नहीं देखने को मिलता है, यानी कि बिल्कुल ज्यादा कंट्रोल नहीं है इंडिया का फिंगर 4 के बाद। और चाइना की अगर हम लोग बात करें तो चाइना का ये कहना है कि एलएसी फिंगर 2 से होकर गुजरती है, राइट, और इनकी पेट्रोलिंग फिंगर 4 तक की हम लोग को देखने को मिलती है। तो देखो अभी के अभी विवाद पूरा हमने देखा कि एलएसी जो है वो पूरा खेल एलएसी का है। देखो यहां से ये एलएसी होकर गुजर रही है, तो चाइना कहती है कि एलएसी जो है वो फिंगर 2 से होते हुए गुजरती है, यानी कि ये 2 के पीछे वाला जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा किसका, चाइना का है। तो ये चीज ही यहां पर इसने बताई हुई है, राइट, चाइना ने। फिर से मैं आपको थ्योरी दिखा देता हूं एक बार। तो चाइना क्या बोलती है कि एलएसी पास करती है फिंगर 2 से, मतलब फिंगर 2 के पीछे वाला एरिया चाइना का है। तो इसने क्या किया, हमारे एरिया को कम किया, और हम क्या बोलते हैं, एलएसी फिंगर 8 से होकर गुजरती है, यानी कि इस टाइप से होकर गुजरती है कि ये वाला जो पूरा एरिया है इंडिया का है, रेस्ट फिर चाइना का है। बट हालांकि हमारा जो एक्टिव कंट्रोल है वो फिंगर 4 तक का हम लोग को नजर आता है, यहां तक का देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और चाइना की पेट्रोलिंग फिंगर 4 तक होती है, बट ज्यादातर ये गाड़ियों वगैरह से, लाइट व्हीकल से ये जो है वो पेट्रोलिंग वगैरह कंडक्ट करते हैं। और कभी कभी ये फिंगर 2 तक चले जाते हैं पेट्रोलिंग करते हुए। तो ये चीज भी यहाँ पर नजर आती है। तो इसलिए ये दोनों कंट्री के सोल्जर्स के बीच में समय पर विवाद भी कई बार इसलिए देखने को मिलता है कि अभी कुछ समय पहले भी होता है ना, चाइना का एक सोल्जर जो है वो इंडिया की टेरिटरी में आ गया था, फिर इंडियन सोल्जर्स ने उसको चाइना को सौंपा, राइट, उस सोल्जर को। तो अभी कुछ समय पहले ही देखने को मिला था हमें। और चाइना जो है वो इस एरिया पर क्यों कब्जा करना चाहती है, तो ये एरिया पैंगोंग त्सो का ये स्ट्रेटेजिकली काफी क्रूशियल है, क्योंकि ये चुशुल वैली के एक तो नजदीक हम लोग को देखने को मिलता है। और चुशुल वैली में ही 1962 में एक बैटल फ्रंट के तौर पर एरिया हम लोग को नजर आया था। यहाँ पर युद्ध जो है वो 1962 के ऊपर हुआ था, राइट। और चाइना की हम लोग बात करें तो ये चाहती नहीं कि इंडिया इस क्षेत्र पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कंडक्ट करे एलएसी के नजदीक, क्योंकि चाइना को डर है कि अगर इंडिया यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कंडक्ट करती है तो यहाँ पर जो भी हम लोग को देखने को मिलता है कि चाइना के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अगर हम लोग प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकली नाम लें तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो ये सब जो प्रोजेक्ट्स हम लोग को चाइना के नजर आते हैं तो उनको खतरा हो सकता है। तो इसलिए कभी भी नहीं चाह रही है कि चाइना की इंडिया जो है वो इस क्षेत्र पर किसी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कंडक्ट करे। तो उसको रोकने के ऊपर भी है ऑब्जेक्शन भी उठाती है, और फिर अलग अलग विवाद जो है वो करने लगती है, हम लोग को देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ बेसिक फैक्ट्स जाने पैंगोंग त्सो लेक के। तो ये कॉन्क्लेव लेक जो है, इसका ट्रांसलेशन हम लोग को नजर आता है, और 14,000 फीट की ऊंचाई पर है ये। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। 135 किलोमीटर लंबी ये लेक है, 33 जियोसिंक्लाइन से ये बनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काराकोरम माउंटेन रेंज यहाँ पर इसके लेक के नजदीक आकर खत्म होता है। इस लेक के अगर आप साउथ में देखेंगे तो स्पांगुर लेक है, और यहाँ पर इसमें काफी सारे हम लोग को हाईली ब्रोकन माउंटेन्स नजर आते हैं, उनकी स्लोप्स वगैरह हम लोग को देखने को मिलती है, नजर आती है। तो ये था कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जिसका एक जनरल आपको आइडिया होना चाहिए। अब यहां पर बात हो रही है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में, सीवीसी के बारे में। तो न्यूज में ये टॉपिक इसलिए क्योंकि इन्होंने डिसाइड किया है कि 1 नवंबर से इनके जितनी भी विजिलेंस क्लियरेंस की प्रपोजल्स हम लोग को देखने को मिलेंगे इनके बोर्ड लेवल पर, ऑल इंडिया लेवल पर, या सेंट्रल सर्विस ऑफिशियल्स के द्वारा जितने भी प्रपोजल आते हैं विजिलेंस क्लियरेंस के पर्पस के लिए, तो ये ईमेल के थ्रू ही रिसीव करेंगे। यहाँ पर कोई भी हार्ड कॉपीज वगैरह जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा सीवीसी के अंदर। तो इस चीज को लेकर ये टॉपिक न्यूज में था, तो ये अच्छी बात है। तो ये चीज न्यूज में हम लोग को देखने को मिली है कि अब बढ़ावा दिया जा रहा है कि ऑनलाइन एक्टिविटीज के ऊपर पेपर वर्क का कम से कम उपयोग करने पर फोकस किया जा रहा है, राइट। बट ठीक है, ये चीज अच्छी है, बट अपने लिए काम की नहीं है। अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है सीवीसी के बारे में जानना कि ये सीवीसी एक एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि विजिलेंस के मामले में सबसे टॉप मोस्ट अथॉरिटी हम लोग को नजर आती है, देखने को मिलती है। और मैंने आपको कुछ दिनों पहले भी पढ़ाया था कि सीवीसी का मेन रोल क्या होता है, कि करप्शन को रोकना है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज वगैरह होते हैं, जो भी करप्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनको रोकने के ऊपर फोकस करती है, निगरानी रखती है, चेक करती है कि कहीं कोई इंडिविजुअल, कोई ऑफिशियल करप्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है, राइट। तो विजिलेंस का मतलब ही होता है मॉनिटरिंग करना, निगरानी रखना।
राइट। तो ये एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है, सबसे उच्च स्तर की हम लोग को विजिलेंस इंस्टीट्यूशन के तौर पर ये हम लोग को देखने को मिलती है। एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा ये क्रिएट की गई थी और संधानम कमिटी के रिकमेंडेशन के आधार पर इसको क्रिएट किया गया था। याद रखिएगा, ये कमिटी का नाम एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। 1964 में इसको क्रिएट किया गया था। स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको 2003 में दिया गया था। स्टैट्यूटरी स्टेटस मिलना यानी कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि कोई भी बॉडी किसी कानून के तहत तैयार की जाती है, बनाई गई होती है, तो उसको स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा जो है वो मिल जाता है। और ये अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करती है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, और इसको किसी भी मिनिस्ट्री या किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पर काम करती है। सिर्फ ये पार्लियामेंट के सामने जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि ये किस चीज के लिए किस चीज के सामने रिस्पॉन्सिबल है, तो पार्लियामेंट के सामने, यानी कि इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो पार्लियामेंट के सामने हम लोग को देखने को मिलती है। राइट। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। इसके कंपोजिशन की बात करें तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इसमें हम लोग को देखने को मिलते हैं। 2 विजिलेंस कमिश्नर इसमें मौजूद होते हैं। इनको अपॉइंट किया जाता है ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा, और इनको एक कमिटी के आधार पर यानी कि अपॉइंट किया जाता है। कमिटी रिकमेंड करती है नाम और उसके आधार पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और ये कमिटी होती है, उसमें मेंबर्स कौन से होते हैं, तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के होते हैं। बट अगर लीडर ऑफ अपोजिशन वहां पर मौजूद नहीं है तो जो भी पार्टी जो कि अपोजिशन पार्टी सिंगल लार्जेस्ट की हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि सबसे ज्यादा जो वोट्स जिन पर्टिकुलर अपोजिशन पार्टीज को आए हुए होते हैं, तो उस पार्टी को लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा दे दिया जाता है या उसको चूज कर लिया जाता है। बट मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स पर आपको आंसर लिखकर बताना है कि लीडर ऑफ अपोजिशन कब कहलाया जाता है, यानी कि कौन सी पार्टी को लीडर ऑफ अपोजिशन कह सकते हैं। राइट। यानी कि दर्जा लीडर ऑफ अपोजिशन का किस पार्टी को मिलता है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन हम लोग को देखने को मिलती है। और सीवीसी के टेन्योर की अगर हम लोग बात करें इनके मेंबर्स की, तो 4 साल या फिर 65 ईयर, तो ये टेन्योर इनका हम लोग को देखने को मिलता है। जो भी पहले आ जाए, या तो उनकी एज जो है वो 65 की हो जाए, राइट, तो वो जो है वो रिटायर हो जाएंगे उस पोस्ट से, और यदि 4 साल का टेन्योर उन्होंने कंप्लीट कर लिया अपनी पोस्ट पर, तो फिर वो रिटायर हो जाएंगे इस पर्टिकुलर पोस्ट से। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। इसके अलावा सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या विजिलेंस कमिश्नर के रिमूवल की बात करें तो देखो गाइस, ये सिर्फ ऑनरेबल प्रेसिडेंट के ऑर्डर के तहत रिमूव किए जाते हैं, और तभी रिमूव किए जाते हैं जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक इंक्वायरी के तहत अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दे और बता दे कि हाँ, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर या विजिलेंस कमिश्नर जो है वो उनका मिसबिहेवियर था, इनकैपेसिटी थी, या फिर वो किसी और पर्टिकुलर मिसकंडक्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। जैसे कि इसका काम क्या है, करप्शन को रोकना। बट अगर ऐसा कोई केस सामने आ गया कि विजिलेंस कमिश्नर ही जो है वो करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, या किसी करप्टेड ऑफिशियल के साथ जो है वो खुद ही मिल गए हैं, तो अगर ऐसी कुछ चीज अगर नजर सामने आ जाती है, तब उस कंडीशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी बिठाएगी, और इंक्वायरी बिठाने के बाद फाइनल रिपोर्ट ऑनरेबल प्रेसिडेंट को देगी, और ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो उनको ऑफिस से रिमूव करेंगे। तो ये चीज इस प्रकार की होती है, हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये था सीवीसी से रिलेटेड पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अब बात हो रही है आर्टिकल 356 की, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ेंगे इसको हम लोग। तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धाकड़, इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कि वेस्ट बंगाल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफी खराब हो रही है। चिंता वाली बात यह है कि अगले साल ही यहां पर इलेक्शन कंडक्ट होने जा रहा है, बट उससे पहले ही संभावना ऐसी आ रही है कि यहां पर प्रेसिडेंट रूल जो है वो लग सकता है, इंपोज हो सकता है आर्टिकल 356। तो देखो, यहां पर बताया जा रहा है कि राजनीतिक हत्या, लक्षित हत्या और हिंसा बढ़ने की चिंता जो है वो सामने आ रही है, नजर आ रही है। वही एक बड़ा कारण है कि जिसके चलते यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल जो है वो इंपोज हो सकता है। यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पे जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो बड़े पोस्ट के अधिकारी हैं, आईएएस आईपीएस, तो ये जो अधिकारी हैं ये पॉलिटिसाइज्ड हो चुके हैं, यानी कि मतलब जो भी पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग ये काम कर रहे हैं, राइट। तो जो सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, राइट, उनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं होता। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिविल सर्वेंट जो है वो मिल चुके हैं, मिक्स हो चुके हैं पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, राइट। काफी सारे पॉलिटिकल लीडर्स के अंडर जो है ये काम कर रहे हैं उनके लिए, राइट, उनके हित के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए, उनके बेनिफिट के लिए। जिससे कि हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सिविल सर्वेंट का जो रोल है, एक्चुअल जो उनका जो रोल, जो उनकी ड्यूटीज है, तो वो यहाँ पर खत्म हो गई है। ये पूरी की पूरी तरह फुल टाइम पॉलिटिकल वर्कर के अंडर जो है वो काम कर रहे हैं, यानी कि तरह जो है वो काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर के अंडर रहकर जैसा वो आदेश दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये काम कर रहे हैं। तो इस चीज को लेकर डेमोक्रेसी के ऊपर एक बड़ा चैलेंज जो है वो यहाँ पर सामने नजर आ रहा है, और पूरी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पर खराब हो गई। तो इस चीज को देखते हुए वेस्ट बंगाल के गवर्नर ने इस प्रकार की जो एलिगेशन जो है, इस प्रकार के गंभीर आरोप जो है वो लगाए गए हैं कि वेस्ट बंगाल के अंदर ऐसी स्थिति है। तो ये चीज है अभी तो फिलहाल
अभी के केस में, बट बाकी मेनली आपको प्रेसिडेंट रूल क्या होता है इसके बारे में एक जानकारी होनी चाहिए। तो आर्टिकल 356 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये पावर देता है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर सकते हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको गिरा सकते हैं और वहां पर प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जा सकता है उनके द्वारा किसी भी स्टेट के अंदर हमारी कंट्री में, अगर ऑनरेबल प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाते हैं कि वहां पर सिचुएशन ऐसी है कि सरकार जो है वहां पर उस क्षेत्र पर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, एडमिनिस्टर नहीं कर पा रही है उस स्टेट में, तो वहां से सरकार को हटाया जाता है और प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया जाता है। राइट, इसको स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहा जाता है। प्रेसिडेंट रूल के आने से वहां पर कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होती, वही चीज मैंने आपको बताया, सरकार गिर जाती है। राइट, और स्टेट जो है वही है, सरकार जो है वो गिर जाती है और डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो यूनियन गवर्नमेंट और गवर्नर के अंडर चला जाता है। और गवर्नर जो पूरी चीज कंट्रोल करते हैं वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में करते हैं, यानी कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर गवर्नर जो है वो कार्य करते हैं, स्टेट के अंदर काम करते हैं। तो पूरा का पूरा कंट्रोल जो होता है वो अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि यूनियन गवर्नमेंट का ही स्टेट के ऊपर हम लोग को देखने को मिलता है टेक्निकली। राइट, बट कहा तो जाता है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट का कंट्रोल होता है क्योंकि ऑनरेबल प्रेसिडेंट आदेश देते हैं गवर्नर को, बट ऐसा होता नहीं क्योंकि गवर्नर जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश पर फोकस करते हैं, काम करते हैं। तो टेक्निकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से यहाँ पर रूल करती है, उसका कंट्रोल हम लोग को इस स्टेट में देखने को मिलता है। राइट, तो ये टेक्निकलिटीज के बारे में भी थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। अब स्टेट इमरजेंसी को पार्लियामेंट कैसे अप्रूव करती है और स्टेट इमरजेंसी की ड्यूरेशन कितनी लंबी होती है। तो देखो, जैसे ही प्रेसिडेंट रूल की घोषणा होती है तब उस समय दोनों हाउसेस से, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से 2 महीने के अंदर अंदर अप्रूवल मिलना चाहिए स्टेट इमरजेंसी का या आर्टिकल 356 के इंपोजिशन का। और ये जो अप्रूवल होता है ये सिंपल मेजोरिटी के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि स्टेट इमरजेंसी के लिए सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है, स्पेशल मेजोरिटी। तो सिंपल मेजोरिटी आपको याद रखना है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब कि उस हाउस में जो मेंबर्स मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं और वो वोट दे रहे हैं, तो उनकी अगर 50% से ज्यादा वोट आ गया कि करनी है या नहीं करनी है उसके ऊपर, राइट, जैसे ही 50% से ज्यादा वोट आ गया मतलब उस स्टेट के अंदर जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर होनी है। तो ऐसे ही एक हाउस के अंदर होता है ऐसा, फिर दूसरे हाउस के पास जाता है, तो दोनों हाउस के पास होने के बाद कहां पर जाता है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास। राइट, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट क्या करते हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट गवर्नर से रिपोर्ट मांगते हैं कि क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो गवर्नर प्रॉपर रिपोर्ट देते हैं कि हाँ वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है। तो इनकी रिपोर्ट के बाद ऑनरेबल प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं कि वहां पर स्टेट इमरजेंसी लगानी चाहिए तो फिर वो लगा देते हैं। राइट, तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार से देखने को मिलती है। इसके अलावा ये जो स्टेट इमरजेंसी है ये मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए एक्सटेंड की जा सकती है, बट इसको हर 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट के अप्रूवल की आवश्यकता होती है। राइट, तो ये चीज है, इसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। इसको हटाने की बात करें, रिवोकेशन की, कि स्टेट इमरजेंसी को कैसे हटाया जाता है, कुछ नहीं, सिर्फ ऑनरेबल प्रेसिडेंट को जब लगता है कि सिचुएशन ठीक होगी वो हटा सकते हैं, कभी भी किसी भी समय पर। यहां पर अलग से प्रोक्लेमेशन जो है वो जारी करने की आवश्यकता नहीं होती पार्लियामेंट के अंदर, सिर्फ ऑनरेबल प्रेसिडेंट डायरेक्ट अपने ऑर्डर से हटा सकते हैं एक स्टेट के अंदर इमरजेंसी को। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो यही था पूरा वो टॉपिक जिसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए और इससे बाहर का इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे और कुछ नहीं पूछा जाएगा। राइट, बट फिर भी मैं चाहूंगा आर्टिकल 356 आप लक्ष्मीकांत से एक बार रिवाइज कर लें। मैंने लास्ट में आपको होमवर्क नहीं दिया आर्टिकल 356 का, बट इमरजेंसी के बारे में आप। अब नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो इंडियन नेवी में महिलाओं को परमानेंट कमीशन का दर्जा देने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपना जजमेंट जो है वो मार्च 17 को दे दिया था कि परमानेंट कमीशन जो है वो मिलना चाहिए, ग्रांट करना चाहिए वुमेन्स को इंडियन नेवी के अंदर। राइट, क्योंकि उनके पास भी अधिकार है कि वो शॉर्ट सर्विस कमीशन की जो महिला हैं जिन्होंने अपना टेन्योर जो है वो कंप्लीट कर लिया है शॉर्ट सर्विस कमीशन का, तो उनको ग्रांट करना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए कि वो परमानेंट कमीशन का हिस्सा भी बन सके। जैसे कि मेल्स को जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो यहां पर महिलाओं को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी परमानेंट कमीशन में एंटर होने की, बट अब बताया जा रहा है कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन की जो महिला है उनको परमानेंट कमीशन में भी मार्च 2017 के जजमेंट से अलाउ किया गया है कि उनको एंट्री दी जाएगी। बट अभी तक ये चीज जो है वो मतलब ऑन फील्ड हम लोग को नहीं देखने को मिल रही है। तो इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूनियन गवर्नमेंट को टाइम दिया है कि 31 दिसंबर तक मार्च 17 के वो अपने जजमेंट को लागू कर दें, इंप्लीमेंट कर दें, और महिलाओं को भी, यानी कि जो नेवल ऑफिसर की जो महिलाएं हैं उनको भी परमानेंट कमीशन के अंदर शामिल किया जाए। राइट, तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और जजमेंट जो था वो 17 महिला जो थी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स की, यानी कि जो इंडियन नेवी के अंदर हम लोग को देखने को मिली थी, जिन्होंने अपने 14 साल की सर्विस शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के तौर पर कंप्लीट कर ली थी, बट उनको अलाउ नहीं किया गया था परमानेंट कमीशन के लिए।
राइट। तो इसलिए इन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और अप्रोच करने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि महिलाओं को भी अलाउ करना चाहिए कि वो परमानेंट कमीशन में ही जो है, जैसे कि अपॉर्चुनिटी जो दी जाती है मेल काउंटर पार्ट्स को, यानी कि मेल इंडियन नेवी ऑफिसर्स को, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उनका जो टेन्योर कंप्लीट होने के बाद उनको अलाउ कर दिया जाता है कि वो परमानेंट कमीशन में शामिल हो सकते हैं, बट महिलाओं को ये चीज नहीं की जाती है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्व किया था वो ये किया था कि आज की डेट में जो महिला ऑफिसर्स हैं वो नेक टू नेक, शोल्डर टू शोल्डर जो है वो मेन काउंटर पार्ट्स के साथ जो है वो काम कर रही हैं हर एक सर्विस के अंदर। और इसके अलावा 101 एक्सक्यूजेस भी सरकार के द्वारा जो दिए गए थे, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि सरकार ने कहा था कि महिलाओं की फिजियोलॉजिकल लिमिटेशंस है, कुछ मदरहुड की इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं, स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट जो हम लोग को देखने को मिलता है सरकार का और नॉर्मली लोगों का कि महिलाएं जो है वो इस चीज में कम है, बट ऐसा हम लोग को हर फील्ड में देखने को मिला कि महिलाएं जो है वो नेक टू नेक, शोल्डर टू शोल्डर जो है वो चल रही हैं, काम कर रही है मेल काउंटर पार्ट्स के साथ। तो इस चीज को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी और डिग्निटी ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर मेंशन्ड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया है। तो इसको देखते हुए जो नेवल ऑफिसर्स हैं, वुमेन नेवल ऑफिसर्स, उनको डिनाई नहीं करना है, राइट, यानी कि उनको वंचित नहीं किया जाना चाहिए परमानेंट कमीशन में एंटर होने से। तो ये चीज हम लोग को ये देखने को मिली थी। इसके अलावा अब वुमेन नेवल ऑफिसर जो है वो अप्लाई कर सकती है परमानेंट कमीशन के लिए, जो भी एलिजिबल वुमेन नेवल ऑफिसर है, क्योंकि एलिजिबिलिटी जो है वो भी डिपेंड करेगी अलग अलग कंडीशन के ऊपर, राइट। तो जितनी भी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर जो हैं, तो वुमेन ऑफिसर्स, तो वो अब 7 विंग्स में सर्व कर सकती हैं परमानेंट कमीशन के अंदर, जैसे कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, एजुकेशन, लॉ एंड लॉजिस्टिक्स, राइट। तो अब ये अप्लाई कर सकती हैं, राइट। और इसमें मतलब वैकेंसी के ऊपर बेस्ड ये ग्राउंड्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, राइट। साथ ही साथ जो कैंडिडेट है उनकी सुटेबिलिटी को देखा जाएगा कि वो सुटेबल है कि नहीं है, और अगर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अगर रिकमेंड करते हैं तो उनके रिकमेंडेशन के आधार पर ही जो भी गाइडलाइंस वगैरह वो जारी करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अगर शॉर्ट सर्विस कमीशन की जो महिला है वो अगर वो गाइडलाइंस के तहत सही कैंडिडेट बैठती हैं, बनती हैं, तो फिर उनको परमानेंट कमीशन में एंटर किया जाएगा, अलाउ किया जाएगा। तो ये चीज है जिसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए, बट अभी तक ये चीज सामने नहीं आई थी। बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब फाइनली कह दिया है कि 31 दिसंबर तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मार्च 17 के जजमेंट को जो है ये यूनियन गवर्नमेंट सामने लेकर आए, राइट, यानी कि परमानेंट कमीशन में अलाउ किया जाए महिलाओं को। तो ये क्लियर कर दिया है, तो ये एक अच्छी चीज है। वुमेन एम्पावरमेंट वगैरह से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आता है तो आप ये वाली चीज भी जरूर एग्जाम्पल के तौर पर मेंशन कीजिएगा। गाइस, पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर बात हो रही है ऑपरेशन मेरी सहेली के बारे में। तो गाइस देखिए, इंडियन रेलवेज ने लॉन्च किया है ये इनिशिएटिव मेरी सहेली नाम का। यहां पर फोकस किया गया है कि वुमेन की सिक्योरिटी के ऊपर। जो भी महिला, जो भी लेडी पैसेंजर जो अकेले ट्रैवल करती हैं ट्रेन से, तो उस जिस स्टेशन से वो चढ़ी हैं ट्रेन में और जहां पर ये जा रही हैं, तो उस बीच पूरा सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, सेफ्टी सपोर्ट, सिक्योरिटी सपोर्ट। समय समय पर आरपीएफ आकर उनसे इंटरेक्ट करती है, पूछताछ करती रहती है कि किसी प्रकार की उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट। तो इस प्रकार से पूरी उनकी जो जर्नी है वो सेफ और सिक्योर रहे। तो इसको लेकर ये इनिशिएटिव मेरी सहेली नाम का इंडियन रेलवेज का हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये चीज याद रखिएगा, थोड़ा सा कभी कभी ऐसे ऑपरेशंस के बारे में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अब गाइस बात करेंगे क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप के बारे में। क्या है ये? बहुत ही आसान भाषा में इसको समझते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप को। उससे पहले एक इंश्योरेंस का एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखिए गाइस, हम लोग अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है। हम एक इंश्योरेंस कंपनी को सालाना प्रीमियम भरते हैं। उस प्रीमियम के एवज में वो इंश्योरेंस कंपनी हमें प्रोटेक्शन देती है कि कल को हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा लगाएगी गाड़ी को ठीक करने के लिए। हमें गाड़ी को ठीक करने के लिए पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस बात की गारंटी, इस बात की प्रोटेक्शन जो है वो एक इंश्योरेंस कंपनी हमें ऑफर करती है। उसके एवज में, उसके बदले में वो हमसे प्रीमियम चार्ज करती है, राइट। जैसे कि पूरे साल में अगर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हुआ तो मैंने जो उसको प्रीमियम दिया वो उसकी इनकम हो गई, राइट। बट अगर होता है तो इंश्योरेंस कंपनी गाड़ी को बनवा के देगी, पूरा पैसा जो है वो इंश्योरेंस कंपनी लगाएगी अपनी तरफ से। तो ये क्या कर रही है? इंश्योरेंस कंपनी एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है गाड़ी के लिए। वैसे ही जो लेंडर्स होते हैं, जो क्रेडिटर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो क्रेडिट देते हैं मार्केट में, राइट, जैसे कि एनबीएफसी ने एक कंपनी को लोन दिया, ठीक है। अब एनबीएफसी को डर लग रहा है कि यार ये कंपनी जो है वो कहीं दिवालिया ना हो जाए इस कंपनी का, और मतलब एनबीएफसी ने जो लोन दिया है इस कंपनी का वो लोन डूब ना जाए। तो उस बीच सीडीएस, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो कि इंश्योरेंस कंपनी
के तौर पर काम करते हैं, यानी कि क्रेडिट इंश्योरेंस के तौर पर या क्रेडिट प्रोटेक्शन के तौर पर काम करते हैं, राइट। इनका काम ये होता है कि ये एनबीएफसी से या जो भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे कुछ प्रीमियम जो है वो चार्ज करते हैं, कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज अमाउंट जो है वो चार्ज करते हैं, और उसके बदले में ये इनको प्रोटेक्शन देते हैं कि कल को ये भाग गया, राइट, यानी कि क्या, या फिर इसका दिवालिया हो गया इस कंपनी का, ये लौटा नहीं पाया एनबीएफसी को पैसा, तो ये कंपनी जो है वो एनबीएफसी को पैसा लौटाएगी। तो क्रेडिट प्रोटेक्शन के तौर पर ये चीज क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप की हम लोग को देखने को मिलती है। सिंपल सा ये टॉपिक है, इसको इंश्योरेंस के साथ रिलेट करके पढ़ना, आसानी से पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यही चीज है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। और अभी आने वाले समय में बताया जा रहा है कि एक कुछ नए सीडीएस रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स जो है वो जारी करेगी आरबीआई, राइट। तब अगर हमारे काम की चीज कुछ रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काम के हुए तो मैं आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो ये था सिर्फ सिंपल सा पूरा ओवरऑल टॉपिक। अब कोर सेक्टर की बात करें, फटाक से वीडियो को पॉज करो, नीचे कमेंट बॉक्स पर तुरंत लिखकर बताओ कि 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन सी है इंडिया के अंदर, जल्दी लिखकर बताओ नीचे, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में इसका आंसर आपको मिल रहा है। तो 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज जो है वो है कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। ये 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है वो 40% वेटेज रखती हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, यानी कि जितने भी इसके अंदर आइटम्स हैं आईआईपी के अंदर उसका 40% वेटेज इन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज का है। और डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन इंडस्ट्रीज की अगर हम लोग बात करें इनके वेटेज के अकॉर्डिंग, ये चीज याद रख लेना, कभी कभी प्रीलिम्स में आ जाता है कि वेटेज के अकॉर्डिंग जो है वो कौन सी कंपनी जो है या कौन सी इंडस्ट्रीज जो है 8 कोर इंडस्ट्रीज में मतलब टॉप पे हैं या बॉटम पे हैं। तो याद रखिएगा वेटेज के अकॉर्डिंग रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आती है, फिर स्टील, फिर कोल, फिर क्रूड ऑयल, फिर नेचुरल गैस, फिर सीमेंट और फिर फर्टिलाइजर। ये टॉपिक न्यूज में इसलिए क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इनमें श्रिंक हम लोग को नजर आ रहा है, राइट, यानी कि इनमें लॉस हम लोग को नजर आ रहा है। कोरोना वायरस के चलते काफी हम लोग को लॉकडाउन के चलते पूरी इंडस्ट्रीज वगैरह सब बंद थी, तो उसके कारण से ये लॉस जो है वो हम लोग को देखने को मिला। हालांकि फर्टिलाइजर्स में लॉस नहीं हुआ है, बाकी दूसरे जो सेक्टर्स हैं उसमें हम लोग को ह्यूज लॉस जो है वो देखने को मिल रहा है। अब यहां पर बात हो रही है ग्रीन दिल्ली के बारे में। तो ग्रीन दिल्ली क्या है? तो दिल्ली सरकार ने एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है ग्रीन दिल्ली नाम की। ये एप्लीकेशन अलाउ करेगी कि जो सिटीजन्स हैं वो जहां पर भी अगर देखते हैं कि कहीं पर कचरा जलाया जा रहा है या कहीं पर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो रहा है या फिर कंस्ट्रक्शन के कारण वहां पर डस्ट धूल वगैरह देखने को मिल रही है, तो तुरंत उसकी फोटो खींचकर, वीडियो लेकर या इवन ऑडियो वगैरह के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ पर इस क्षेत्र पर जो है वो पोल्यूशन लेवल हो रहा है, राइट। तो जिसके चलते अथॉरिटीज को जानकारी मिल जाएगी और अथॉरिटीज तुरंत जो है वो टाइमली एक्शन जो है वो ले सकेंगी, समय रहते एक्शन ले सकेंगी। तो पोल्यूशन के अगेंस्ट जो लड़ाई है दिल्ली सरकार की, तो उसमें सिटीजन्स पार्टिसिपेशन यानी कि सिटीजन्स की भागीदारी से ही ये पॉसिबल हो पा रहा है कि इस प्रकार की एप्लीकेशन के थ्रू मतलब रिपोर्ट किया जाएगा कि कहाँ कहाँ पर किस किस क्षेत्र पर पोल्यूशन लेवल का सोर्स क्या है, राइट। तो उसको देखते हुए तुरंत अथॉरिटीज वहां पर जाकर एक्शन ले सकेंगे। तो ये अच्छी एक एप्लीकेशन हम लोग को देखने को मिल रही है। यहाँ पर कंप्लेंट्स रजिस्टर की जाएंगी, रिपोर्ट की जा सकेगी पोल्यूशन सोर्सेस और वायलेशन जो भी होता है एंटी पोल्यूशन नॉर्म्स का, तो उसको तुरंत जो है वो रिपोर्ट किया जा सकेगा और सिटीजन्स के पार्टिसिपेशन के थ्रू ये चीज हो रही है। तो ये चीज है, इस प्रकार की चीज, इस प्रकार का इनिशिएटिव दिल्ली के अंदर। अब इस न्यूज की बात करें तो बताया जा रहा है कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि अब से 100% फूड ग्रेन्स और 20% चीनी, शुगर, इसकी मैंडेटरी पैकेजिंग जो होनी चाहिए वो जूट मटेरियल्स की ही होनी चाहिए, यानी कि कंपलसरी है कि यहां पर जो जितने भी फूड ग्रेन, जो भी सामान वगैरह आता है फूड ग्रेन जिसमें हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे कि गेहूं वगैरह हो गया, तो जिसकी बोरियां आपने देखी होगी इस प्रकार से गेहूं की बोरियां, तो वैसे ही जितने भी फूड ग्रेन्स वगैरह हैं तो उनको जो पैक किया जाएगा वो इसी पर्टिकुलर जूट मटेरियल से ही किया जाएगा। तो ये मैंडेटरी कर दिया गया है। और जितनी भी चीनी की पैकेजिंग होगी, शुगर की पैकेजिंग होगी, वो 20% जूट मटेरियल से होगी। तो इससे फायदा किसको मिलेगा? जो भी जूट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर 3,70,000 के आसपास जो वर्कर्स हैं और काफी लाखों फार्म फैमिलीज हैं जो कि टोटली डिपेंडेंट है जूट सेक्टर्स के ऊपर। उनका जो घर परिवार चलता है, उनका जो खर्चा पानी जो निकलता है वो जूट सेक्टर के कारण ही हम लोग को देखने को मिलता है। तो इनको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा और जूट सेक्टर की ग्रोथ हम लोग को इस डिसीजन के थ्रू जो है वो देखने को मिलेगी, नजर आएगी। बेनिफिट्स मिलेगा फार्मर्स को और वर्कर्स को, स्पेशली ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हमारी कंट्री के जो वर्कर्स मौजूद है, क्योंकि हमारी इंडिया के अंदर जो जूट की अगर हम लोग बात करें तो वो जूट सेक्टर जहां पर है
या फिर जूट का प्रोडक्शन हम लोग को जहां पर जिस एरिया पर देखने को मिलता है वो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है सिर्फ, राइट। तो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया और ईस्टर्न एरिया जो है वहां के फार्मर्स को, वर्कर्स को काफी ज्यादा बेनिफिट जो है वो मिलने वाला है इस चीज के लिए, क्योंकि अब पैकेजिंग होगी, ऑब्वियसली बात है, अब पैकेजिंग होगी तो ऑब्वियसली जूट मटेरियल जो है उसका प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होगा, प्रोडक्शन होगा तो अल्टीमेटली इनकम बनेगी वर्कर्स की या फिर जो भी लोग एसोसिएटेड हैं जूट सेक्टर से उनकी। तो ये वाली चीज है। तो जूट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए और स्पेशली जो भी लोग जूट सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनकी मदद करने के लिए, उनको और इनकम मिल सके, इनकम जनरेट हो सके उनकी, इसको ध्यान में रखते हुए इस चीज को मैंडेटरी किया गया है, कंपलसरी किया गया है। और जूट पैकेजिंग मटेरियल्स कंपलसरी यूज इन पैकेजिंग पैकिंग कमोडिटीज एक्ट 1987, इसके तहत सरकार प्रोवाइड कराती है कि कंपलसरली जूट पैकेजिंग मटेरियल का उपयोग करना है डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई पर्पस के लिए, कुछ पर्टिकुलर कमोडिटीज की जो सप्लाई होगी या उसका पैकेजिंग होगी तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बताती है, प्रोवाइड कराती है डिटेल्स, राइट। और किसके लिए प्रोवाइड कराती है कि जो भी रॉ जूट या जूट पैकेजिंग मटेरियल के प्रोडक्शन से जुड़े जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, राइट, तो उनको बेनिफिट मिल सके, तो उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए ये चीज की जाती है। तो ये चीज, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर जूट सेक्टर की ग्रोथ तो एक अलग चीज है, बट इनिशियल जो फोकस किया जाता है वो लोगों के ऊपर किया जाता है कि जो भी लोग जूट सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनको इनकम मिलनी चाहिए, राइट। उनका लाइवलीहुड जो है वो अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि वो टोटली डिपेंडेंट है जूट सेक्टर के ऊपर। तो लोगों को ध्यान में रखते हुए, वर्कर्स को, फार्मर्स को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से कंपलसरी किया जाता है सरकार के द्वारा जूट पैकेजिंग को। तो याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा एक टॉपिक भी है और यहाँ पर वर्कर्स के बेनिफिट को लेकर ये चीज सरकार की तरफ से हम लोग को देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की चीज आपको याद भी रखनी है। वर्कर्स के ऊपर मैं स्ट्रेस इसलिए आपको दे रहा हूं क्योंकि अभी लॉकडाउन के चलते माइग्रेशन वगैरह बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिला था। आपको पता होगा कि काफी सारे वर्कर्स अपने अपने गांव वगैरह चले गए थे। तो इसलिए वर्कर से रिलेटेड जो भी चीजें आ रही है, लेबर्स एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें आ रही है, उसको आपको पिक करना है, राइट। क्योंकि यही सब चीजें जो सिविल सर्विसेज आपसे पूछेगी। क्योंकि अब काफी सारे स्टूडेंट्स मुझे कई बार बोलते हैं कि सर आप स्पेसिफिकली कैसे टारगेट करते हो किसी टॉपिक के ऊपर, कि क्या सोच के बताते हो कि ये चीज जो है वो एग्जामिनेशन में आएगी। तो गाइस देखो, मैं कुछ नहीं सोचता हूं, मैं सिर्फ सिविल सर्विसेज के माइंडसेट को देखता हूं। और क्योंकि पता है मुझे, इतने सालों का एक्सपीरियंस, मुझे आइडिया है कि सिविल सर्विसेज किस किस डायरेक्शन में क्वेश्चन उठाती है, क्वेश्चन पूछती है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड कर देता हूं कि आप ये वाली चीज जो है वो पढ़िए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। और वो कोई बड़ी बात नहीं है, सिलेबस में पूरी चीज डिफाइंड है और प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए सिर्फ। और आप देख रहे हो कि क्योंकि सिविल सर्विसेज के अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है वो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो, मैं आपके लिए ये पूरी चीजों को कनेक्ट करके प्रोवाइड कराता हूं कि पिछले महीनों में ये कुछ एक्टिविटीज हुई, इसको देखते हुए आज अगर ये टॉपिक आ रहा है, ये न्यूज आ रही है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और आपको इसको जो पिछले महीने की वो जो इशू जो चला था उससे आपको लिंक करना है। तो ऐसी चीजें, ऐसी कनेक्टिविटी मैं आपको इसलिए बताता हूं क्योंकि ऐसी ही चीज सिविल सर्विसेज के अंदर डिमांड की जाती है। और यही माइंडसेट मैं आप लोग को तैयार करना भी चाहता हूं इन्हीं सब चीजों को बता कर, कि मैं यहां पर सिर्फ आपको पढ़ाता नहीं हूं, आपको एक चीजें भी सिखाता हूं कि आप जब जनरल स्टडीज भी पढ़े तो इस तरीके से आप पढ़ें कि आप कनेक्ट करें चीजों को। और जितनी ज्यादा चीजों को प्रैक्टिकल चीजों से कनेक्ट करेंगे आप, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, उतना अच्छा आपका आंसर जो है वो तैयार होगा मेंस का, राइट। चलो एनीवेज, ये वाली चीज है जिसके बारे में एक जनरल आपको जानकारी देनी थी मुझे। और बाकी ये टॉपिक अपने लिए इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जूट सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हम लोग को जूट का देखने को मिलता है। पूरे दुनिया भर में सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के तौर पर इंडिया हम लोग को देखने को मिलती है रॉ जूट के मामले में और जूट गुड्स के मामले में। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है, आपको पता भी है, और वन ऑफ द लॉन्गेस्ट और मोस्ट यूज्ड नेचुरल फाइबर के तौर पर ये हम लोग को देखने को मिलता है। सबसे लंबे और सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले प्राकृतिक फाइबर में से एक ये जूट हम लोग को नजर आता है। ये पनपता कहां पर है? जिस लोलैंड एरियाज पर, ये ट्रॉपिकल लोलैंड एरियाज पर ये हम लोग को देखने को मिलता है, पनपता है। इसको 60 से लेकर 90% तक की ह्यूमिडिटी चाहिए। रेन फेड क्रॉप है, यानी कि ज्यादा बारिश की आवश्यकता इसको हम लोग को देखने को मिलती है। और बहुत ही कम मात्रा में फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स की इसको आवश्यकता होती है। और इसका मैंने आपको बताई कि ईस्टर्न रीजन जो है हमारा, वहां पर इसका ज्यादा कल्टीवेशन होता है। इंडिया के अंदर पहली जूट मिल, बहुत इंपॉर्टेंट, ये स्टैब्लिश की गई थी इरिश्रा में, जो कि बंगाल में थी, और आज की डेट में ये वेस्ट बंगाल में हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। रिवर हुगली के ऊपर है ये, कलकत्ता के नजदीक में हम लोग को देखने को मिलती है। 1855 पे ये पहली जूट मिल जो है वो स्टैब्लिश की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? जॉर्ज एसलैंड के द्वारा ये की गई थी। और 1959 में पहली पावर ड्रिवन वीविंग फैक्ट्री सेटअप की गई थी। बिजली चालित
बुनाई फैक्ट्री, ये पहली हम लोग को देखने को मिली थी, जो कि सेटअप हुई थी 1959 में, और 1855 में पहली जूट मिल नजर आई थी, देखने को मिली थी। तो ये वाली चीज भी आप लोग को पता होनी चाहिए थोड़ी सी, ठीक है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, और ये आज का अपना लास्ट टॉपिक था। और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए गाइस, अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गए, दिमाग में बैठ गए हैं, तो आप लाइक का बटन हिट कर दीजिएगा। नए आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे भी जरूर हिट कीजिएगा। एंड गाइस लेक्चर को प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। एंड मैं आपको जनरल स्टडीज के होमवर्क दे रहा हूं। अब सबसे पहला होमवर्क आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जनरल स्टडीज पेपर 3 का, दूसरा और तीसरा जनरल स्टडीज पेपर 2 क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडी, और आर्टिकल 356 को आपको लक्ष्मीकांत से पढ़ना है। और इन तीनों टॉपिक्स को ना ही सिर्फ आपको पढ़ना है, इनसे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। और अगर आप ऐसा कर लेंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। एंड मेंस का जो आपका आज का क्वेश्चन है वो है मेंडल्स एक्सपेरिमेंट एंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। तो ये आपका क्वेश्चन है मेंस का, 120 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना है कि डिस्क्राइब करिए आप ब्रीफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट एंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को। तो इसको पढ़िए, इसको ढूंढिए इसके क्वेश्चन को, और इसका आंसर 120 वर्ड्स में आप लिखेंगे। और कहां पर आप पोस्ट करेंगे? करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा, ये टेलीग्राम का एक चैनल है, आप इस चैनल पर जाइए। इस चैनल पर आपको एक डिस्कशन ग्रुप मिलेगा जहां पर 600 से ज्यादा स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो कि आपस में डिस्कशन करते हैं, अपने हैंड रिटन आंसर को पोस्ट करते हैं, दूसरों के आंसर को रिव्यू करते हैं। आप भी दूसरों के आंसर को रिव्यू कीजिए, अपने आंसर को पोस्ट कीजिए। तो इस प्रकार का एक हेल्दी एनवायरमेंट यहाँ पर आपको मिलता है, तो आप वहां पर अच्छी ग्रुप स्टडी जो है वो कर सकते हैं। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो। बाकी मंथली पीडीएफ पैकेज के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी। और बाकी जैन टू जुलाई 2020 की जो मैगजीन है, 7 महीनों की मैगजीन, ये आपको मात्र 300 रुपीज की फीस में प्रोवाइड की जा रही है। अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर एक वीडियो की लिंक है, आप वो लिंक देखकर इसको परचेज कर सकते हैं, राइट। और बाकी एनसीईआरटी का अभी बैच जो है वो चालू है, जिनको भी इनरोल कर रहा है वो जरूर जल्दी से जल्दी इनरोल कर लीजिए। और जिनको एनसीईआरटी के बैच के बारे में नहीं पता, डिस्क्रिप्शन पर वीडियो है, देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट और काफी बेनिफिशियल बैच है वो आप लोगों के लिए। एंड करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष चैनल का नाम मैंने आपको बता ही दिया कि इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप चैनल मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके मुझे वहां पर भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब अपन मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।